आप परमवीर सिंह है, रैंक 66 है अभी, जोरदार तालियां। तो शेड्यूल को चेंज किया, सर आए हुए थे तो मुझे क्यों ना थोड़ा सा D9 बैच में और चले, ताकि समझ गए, समझदार हो। और अपना धमाकेदार रिजल्ट आया, इसके उपलक्ष्य में इसकी खुशी बांटने के लिए कल, अरे बोलने तो दो, समोसे और हलवा आपको क्लास में ही खिलाया जाएगा, ठीक है। आप खाना खाकर मत आना, भले ही आज शाम को ही रात को ही एक नमक की थैली ले जाना और पानी ले लेना उसमें, और घर ठीक है। लो अभी सर आए हुए तो सर से बात करो आप, है ना। चलो खड़े होके कंफर्ट होगी, वो मैं देख लूँगा, अगर ठीक रहा तो बैठ जाऊँगा ऐसे तरीके से। हेलो, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कैसे शुरू करें, ऐसे करते हैं, शुरुआत में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मेरी तरफ से जो भी हो, और फिर आगे अपन पूछताछ में थोड़ा सा और नई बातें निकलेगी, एक बात से 10 बातें और नहीं निकलेगी। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और 66 रैंक आई है मेरी। 3 भाई बहन थे हम। तो लाइब्रेरी तो कभी जाने का नहीं हुआ, पूरी तैयारी घर से ही की, और स्प्रिंग बोर्ड से भी मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ था शुरुआत से ही। 2021 वाला अटैम्प्ट देने की इच्छा थी, लेकिन एज नहीं होती, तो उसी समय से जो टेस्ट सीरीज थी मेंस की हमारे चलती थी, उसको कंटिन्यू किया। और सूर्यभान सर से मैं पर्सनली जुड़ा हुआ था, तो उनका पूरा कंट्रोल रहता था, तो लगभग एक भी टेस्ट मिस नहीं होता था। तो ये सबसे बड़ा मुझे इसमें फैक्टर लगा कि जो टेस्ट सीरीज है हमारे कोचिंग की, या आप सभी फाउंडेशन बैच से हो तो यहाँ पे आपके क्लास में भी टेस्ट सीरीज चल रही होगी, तो टेस्ट सीरीज में आप पूरी कोशिश करें कि भले ही क्लास अगर आगे पीछे हो जाए लेकिन टेस्ट एक भी मिस ना हो, क्योंकि जो टारगेट लेके पढ़ाई होती है, देखिए टेस्ट 2 तरीके से हम दे सकते हैं। एक तो तैयारी करके फिर टेस्ट दे, जैसे कोई टॉपिक ले लिया पूरा कोर्स होने के बाद भी, या पहले भी साथ में चल रही हो, तो टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया, उसके बाद उसका कोई टेस्ट ढूंढ के हम दे दें। और दूसरा इस तरीके से हो सकता है कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है क्लास में भी, अगर टॉपिक वाइज जैसे क्लास के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है, या अलग से भी टेस्ट सीरीज हमने ली हुई हो, तो उसमें टेस्ट में जो हमें टारगेट देता है 7 दिन का, 15 दिन का, जो भी हम ले, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और फिर टेस्ट दे, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, क्योंकि टॉपिक उसमें छूटने के चांसेस कम रहते हैं। और दूसरा है कि जैसे 7 दिन का टेस्ट है, तो उसमें 6 दिन की पूरी प्लानिंग हो जाती है, उसमें आप 3, 2, 1 इस तरीके से बांट के रिवाइज भी कर सकते हो। और क्लास के साथ चल रहा है तो क्लास को पूरी जो आपके बैच खत्म हो जाता है उसके बाद उसी को उसी दिन रिवाइज कर लो, अगले दिन भी हो जाता है, और जैसे क्लास में भी सर क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो उस समय वापस रिकॉल भी हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा योगदान रहा, उसमें ऐसा है कि जो टारगेट मिलता रहता है और वापस टेस्ट वगैरह चेक होके आते हैं, नंबर मिलते हैं, और जो रैंक वगैरह लगते हैं, उससे एक अभिप्रेरणा और जो मोटिवेशन मिलता है कि भाई और ज़्यादा करें और करें। और दूसरा ये है कि जो टेस्ट चेक वगैरह होके आते हैं, तो उसमें जो हमें रिमार्क्स मिलते हैं, तो नंबरों का तो ऐसा है कि मैंने भी ये महसूस किया, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी टाइट चेक हो जाती है, कभी लूज हो जाती है, हमारे साथ वालों के ज़्यादा आ जाते हैं नंबर, हमारे कम आ जाते हैं, भले ही एक जैसा लिखा हो, लेकिन उसमें जो कमेंट्स वगैरह डाले जाते हैं उसको आप देखिए, और जो आंसर की होती है या फिर सर जो भी उसका आंसर बताते हैं, उसके अंदर से जो नई चीज़ें होती है जो हमारे नोट्स में नहीं होती, हम लिखना भूल जाते हैं, या कुछ भी ऐसी नई चीज़ अलग तरीके से लिखी हुई हो, तो उसे आप उसी समय अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए, क्योंकि अगर एक दिन भी लेट करते हो तो बाद में वो सारी चीज़ें पोस्टपोन हो जाती है और हम नहीं कर पाते। और एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है, मैंने भी पर्सनली ये महसूस किया, और मेरे साथी भी थे जो 2021 वाला भी दिया था, 23 वाला भी दिया था। तो चलिए हम शुरू से एक बार करते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री का तो सबसे पहला यही है कि जो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसमें इस बार ऐसे बता रहे कि टफ पेपर आया था, और ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है कि नोट्स में से नहीं आ रहा। तो ये बात सरासर गलत मुझे लगी, क्योंकि मैंने पूरे नोट्स ही पढ़े। 2021 से हम स्प्रिंग बोर्ड के ही नोट्स पढ़ रहा हूँ, और ठीक है जो बाद में धीरे धीरे नए आ जाते हैं, जैसे आपके बैच खत्म हो जाए
उस समय आपका बैच कब खत्म हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है। चलो तो और बढ़िया है। तो अभी जैसे आपके 3 साल वाला या 1.5 साल वाला? 1.5 साल वाला है। तो बढ़िया, आपके 1.5 साल के बाद जो अगर तुरंत भर्ती आ जाए तो आपको लेटेस्ट जो नोट्स है वही पढ़ने को मिल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं प्री में, जो उसी समय आपके जो प्री आएगी उसमें। और अगर लेट भी हो जाए तो आप उसी समय के जो लेटेस्ट नोट्स होते हैं वो आप नए उठा लें, और उसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह ऐड हुए हो वो वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। तो प्री में सिर्फ नोट्स पढ़े, अंत तक नोट्स ही पढ़े। और नोट्स में से ऐसा है कि अगर कोई चीज़ें बाहर भी जा रही है तो वो इतनी बार जा रही है कि आप दूसरी बुक्स में से कहाँ से पढ़ के हम ले, वो अथाह सागर है, उसमें हम घूम जाएंगे। और मैंने ये महसूस किया कि जितनी चीज़ें नोट्स से आ रही है, मेरिट बस वो डिसाइड कर रही है। इस बार जैसे प्री का पेपर आया, मेंस का 2024 वाला पेपर आया, तो उसमें यही है कि बहुत सारी चीज़ें अगर ऐसा बता रहे हैं कि नोट्स से बाहर भी आई है तो मेरिट डाउन चली गई। तो सीधा सा फैक्ट ये है कि अगर नोट्स के अंदर से जितना मैटर आ रहा है, अगर आपने उसे प्रॉपर तरीके से कर लिया तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। मैंने ऐसा ही मैं भी दिया था, जो ये अभी जो चल रही है SI वाली, उसमें मेरा अंतिम रूप से तो चयन नहीं हुआ था, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, लेकिन रिटर्न में मेरे 300 प्लस नंबर थे। उस समय भी सिर्फ नोट्स पढ़ा। फिर जो 2023 वाला उसमें प्री में उस समय जो मैंने नोट्स लाए हुए थे वो पढ़े, और मेंस के समय जो नए बैच के नोट्स थे उसको मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे, और मेंस का बैच भी ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन नोट्स मैंने तो भी पहले ही मंगवा लिए थे। तो उसमें जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स 2-3 दिन लगते हैं मुश्किल से सारे नोट्स को, अगर हम क्योंकि पहले पढ़े हुए होते हैं तो आंखों में से निकालते ही पता चल जाता है कौन सी चीज़ें नहीं है कौन सी नहीं है हमारे अंदर। तो उन्हें आप भले ही उसमें ही कर ले, या आपने जो मूल नोट्स है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पेज वगैरह आप लगा के उन्हें ऐड कर दें तो पूर्णता आ जाती है, कोई चीज़ें छूटती नहीं। और बस यही है, फोकस यही करना है कि नोट्स आप पूरे याद कर लें, क्योंकि अगर नोट्स के अंदर से जितनी भी सारी चीज़ें आ रही है एग्जाम में, भले ही प्री हो मेंस हो या इंटरव्यू में भी, लगभग इसमें से ही पूछते हैं। मैंने इंटरव्यू में भी यही मैसेज किया, ज्योग्राफी के लिए, राजस्थान आर्ट कल्चर के लिए, पॉलिटी के वगैरह जो सवाल पूछे थे बिल्कुल नोट्स में से ही थे, क्योंकि 10-12 किताबों का पूरा सार लेके अगर नोट्स बना रहे तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि उनसे भी ज़्यादा कोई और तीसरी किताब पढ़ ले जिसमें से सवाल आ ही जाए, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो पहला फोकस आप नोट्स पे रखें। तो प्री की स्ट्रेटजी ये रख सकते हैं, जो मैंने महसूस किया कि जो जैसे अभी आपके बैच खत्म हो जाएगा, ये वाली भर्ती तो शायद आप दे नहीं पाओगे अभी जो आने की बोल रहे हैं, इसके बाद जो आएगी वैकेंसी, उस समय अगर आपके पूरा आपके बैच कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप प्री की टेस्ट सीरीज ले लें वापस नए सिरे से उस समय, क्योंकि आपके बैच तो चल नहीं रहा होगा, और चल रहा हो तो सोने पे सुहागा, आपके अंदर ही सारी तैयारी होती रहेगी। तो जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट में जो हमें टारगेट मिलते हैं वीकली, उसे पूरा करते रहे, साथ में करंट और जो मैथ्स और रीजनिंग का भी अलग से टारगेट मिलते रहते हैं, तो सारी चीज़ें एक पूर्णता आ जाती है। और प्री में ऐसा है कि बस क्वालिफाइंग है, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उसमें हम टारगेट नहीं बना सकते। पहले तो ऐसा था कि जैसे हमारे सीनियर्स से वगैरह बात करते जो पहले सेलेक्ट भी हो चुके और तैयारी करते, तो वो बताते कि हमने ये टारगेट बनाया हुआ था कि प्री में इतनी तैयारी करनी है, इतने नंबर लाने हैं और इतने सवाल अटेंड करेंगे तो हो जाएगा, और आगे मेंस की तैयारी करते। तो अभी आपको प्री में हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट्स में लोग चूक भी रहे हैं जो जो टारगेट बना के चल रहे हैं। तो प्री का आप ऐसा है कि पूरा सिलेबस ही कवर करें, टारगेट्स ना बनाए कि बस मैं इतने सवाल अटेंड करूंगा, इतना सिलेबस पढ़ के जाऊंगा, ये वाले टॉपिक्स छोड़ दूंगा। क्योंकि अभी जो RPSC लगातार पैटर्न भी चेंज कर रही है, तो उसमें जो कन्वेंशनल होता पेपर कि इस टॉपिक से इतने सवाल आ रहे हैं, इससे नहीं आ रहे, इसको टच नहीं कर रहे, वो वाली सारी चीज़ें चेंज हो रही है। जो हम लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ के जा रहे हैं उसमें से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और करंट का वगैरह पहले देखते कि करंट को बहुत ज़्यादा हम टारगेट में लेते, तो अभी 1-2 पेपर में ऐसा भी देखने को मिला है कि करंट के ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें से बहुत सारे हम नहीं कर पा रहे। तो प्री में कोई टारगेट ना बनाए, ये एक भूल हो सकती है कि अगर हमने जैसे कुछ टॉपिक छोड़ दिया और उसमें से कुछ ऐसे सवाल आ गए जो बिल्कुल बेसिक थे और बस हमने पढ़े नहीं और उन्हें टच नहीं किया, इसलिए हम वो नहीं कर पाए, तो दूसरों से पीछे रह जाते हैं। तो प्री में अब टारगेट बनाने का तो शायद समय नहीं रहा, पूरा सिलेबस आप साथ लेके चले और प्री और मेंस के साथ में तैयारी करें। मेंस पे अभी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि प्री का तो ऐसा है कि उस समय भी जो आप मेंस की तैयारी करें उसमें लगभग बहुत सारा पोर्शन प्री का आ जाता है, और मैथ्स रीजनिंग वगैरह साथ में क्लास में चल रही है, वो उतना बहुत है, वो मोर देन इनफ है और सारी चीज़ें उसमें हो जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो आप मेंस की जो टेस्ट वगैरह हो रहे हो आपके क्लास में, डे 1 से आप लिखना स्टार्ट करें। और इसमें ऐसा है कि पहले दिन से हम जब लिखते हैं तो हाथ नहीं चलते, पता नहीं चलता क्या लिख रहे हैं। कोई का कोई जैसे 5 नंबर का सवाल है और कोई सवाल आ गया तो उसमें जो 8-10 लाइन है उसमें नहीं लिख के 10-15 लाइन तक चला जाता है। तो भले ही एक बार उसे जाने दो, धीरे धीरे अपने आप इसमें ऐसा है कि जैसे हम कोई बोलने की होता है, किसी को भाषण प्रतियोगिता वगैरह होती है, तो पहली बार में जो पहली बार बोलेगा वो बहुत बार अटकाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1 साल बाद भी उतना ही अटक रहा है। तो मेंस का मैंने यही महसूस किया है कि डे 1 से जब आप लिखते हो तो बहुत सारी कमियां रहती है, बिल्कुल लिखने को नहीं आता, हाथ नहीं चलते, लेकिन धीरे धीरे धीरे
अपने अंदर से ही वो लिखते समय महसूस हो जाता है कि इसे इस तरीके से लिखे, 2-3 लाइन है तो उन्हें किस तरीके से हम मिला के शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा टॉपिक है और उसमें 10 नंबर का आ गया बड़ा सवाल, तो किस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये सर बता सकते हैं आपको सैद्धांतिक चीज़ें, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो इम्प्लीमेंट होगी वो जब आपके हाथ चलेंगे, लगभग साल 1.5 साल तक कंटिन्यू, हर 7 दिन में आप टेस्ट लिख रहे हैं या डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे क्लास में नोट्स तो बना रहे हैं, ये लिखने की तो प्रैक्टिस हो ही रही है, स्पीड भी आपकी इससे काफ़ी मेंटेन रह जाएगी। तो टेस्ट जब आप जितने ज़्यादा लिखेंगे तो अंदर से वो सारी चीज़ें निकलेगी कि कौन सी चीज़ें करें, कौन सी नहीं लिखे, फैक्ट किस तरीके से एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा डाले। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फैक्ट हम एक लाइन में डालने की गुंजाइश नहीं रहती, फिर भी अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी उस समय हम महसूस हो जाता है एग्जाम समय में लिखते लिखते कि अब यहाँ पर रुक जाओ, फुल स्टॉप दे दो, नई लाइन शुरू करो। तो सबसे बड़ा जो है वो मेंस के टेस्ट लिखने का और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, और उसमें भी सबसे बड़ा है कि आप कंटिन्यू रखें। अभी से आप जैसे आपका बैच अभी स्टार्ट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत पीछे टाइम रहा नहीं, मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, बेंच के मैं ऑनलाइन बैच से जुड़ा हुआ था, लेकिन टेस्ट सीरीज मैंने बहुत पहले ले रखी थी और डे 1 से सारे टेस्ट मैंने लिखे हैं, तो उसका सबसे बड़ा योगदान रहा है ना। क्लास में तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है और क्लास तो जैसे सब जने लेते हैं, लेकिन 10% बच्चे, ऐसा सर भी बताते हैं और मैंने भी आसपास देखा साथियों में, कि मुश्किल से टेस्ट सीरीज डे 1 से लेके जो हमारे टेस्ट होते हैं वो लास्ट तक अटेंड कर पाते हैं। और इवन बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं कि मेंस के समय भी टेस्ट नहीं लिख पाते, उनका फोकस रहता है पढ़ने पे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेबस कवर करें, पॉइंट कवर करें या ज्ञान प्राप्त करें। तो वो फिर क्या है, ज्ञान दिमाग में तो रहता है लेकिन वहाँ पे हाथ से निकल नहीं पाता। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है टेस्ट लिखने पे, उसके साथ समझौता नहीं करना। और फिर अगर प्री के बाद मेंस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, और दूसरा है कि आंसर राइटिंग का जैसे बहुत बार रहता है डाउट कि किस तरीके से करें, डेकोरेशन करें या प्रेजेंटेशन का क्या रहता है, फैक्ट पे कितना ध्यान दे, भाषा लिखे। तो मैंने ये महसूस किया, जो प्रेजेंटेशन वाली बात बताते हैं सर, टॉपर्स वगैरह जितने भी हमारे सीनियर्स बताते हैं, वो बहुत सारे लड़के अलग तरीके से ले लेते हैं, जैसे मेरे साथी भी थे और शुरुआत में मुझे भी लगता है कि प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब मैंने ये महसूस किया कि ये नहीं होता कि हम जैसे फॉर एग्जांपल बता दिया कि 4 संतों के नाम बता दिए राजस्थान के या कुछ भी ऐसा, तो हम वो जो 2 लाइन है उसमें एक इस खाने में लिख दे, एक इधर इधर, वो प्रेजेंटेशन नहीं होता। मतलब आकृति या जो अपन कहते हैं ना रंगोली बनाना, वो वाली नहीं चीज़ होती। प्रेजेंटेशन का मतलब है आप कितना साफ सुथरा लिख रहे हो, पॉइंट वाइज आपने लिख दिया, या कोई ऐसा टॉपिक है जैसे निबंध हो गया, निबंध का सबसे बढ़िया जो लिखने का तरीका होता है वो आप गद्य रूप में लिख रहे हो, तो ये उसका प्रेजेंटेशन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें आकृति बनाए या थोड़ा सा उसे आकर्षित बनाने की कोशिश करें, वो वाली चीज़ नहीं होती। निबंध जो मूल प्रश्न की भावना है वो क्या मांग रही है, पॉइंट रूप में मांग रही है। जैसे हमारे अकाउंट ऑडिट में कोई सवाल आ गया तो उसमें गणना की वगैरह गुंजाइश रहती है, तो उसमें अब आप भाषा लिख रहे हो तो वो उसका गलत प्रेजेंटेशन हो गया। निबंध है उसमें आपने पॉइंट बना दिए, तो ऐसा बताते हैं कि निबंध शुद्ध गद्य विधा है, उसमें आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखे, पैराग्राफ कहाँ पे चेंज करने नहीं करने। और ये बात बताने से नहीं आती, ये आप लगातार जब टेस्ट लिखते हैं, लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो अंदर से सारी चीज़ें निकलती है कि किस प्रश्न में हमें किस तरीके से अटेंड करना है। तो प्रेजेंटेशन का यही है कि कहाँ पे आपको पॉइंट बनाने हैं, कहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, कहाँ पे कितने फैक्ट्स डालने हैं, कितना साफ सुथरा हम लिख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन का मूल है। और फिर जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने हैं तो उसमें भी उसका मूल उद्देश्य ये नहीं रहना चाहिए कि हमें फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं या बस हम आकृति बना के आगे। वो फ्लो चार्ट कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जैसे 4 लाइनों में हम अगर सीधा लिख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं, तो हमें वो करना चाहिए। और अगर ये महसूस हो रहा है लिखते लिखते कि इसमें हम फ्लो चार्ट बना दें या सारणी बना दें या कोई भी और इस तरीके की आकृति बना के कर दें और उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रही है, तो हमें वो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बताया राजस्थान हिस्ट्री का ही ले, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो जैसे एक बहुत अच्छा सवाल आ जाता है कि राजस्थान के एकीकरण पर टिप्पणी कीजिए, भले वो 5 नंबर में आ गया। मैटर उसमें इतना है कि हम 10 नंबर में भी लिखे तो कम पड़ सकता है सारे। जैसे आपको हो गया ये वाला टॉपिक, अच्छा है ना। हाँ, तो मैटर इतना ज़्यादा है कि हम 10 नंबर में भी आराम से लिखे, उसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स बच जाएंगे, लेकिन 5 नंबर में पूछ लिया तो अगर लगभग साल 1.5 साल तक आपके लिखने की प्रैक्टिस हो रखी है, तो लास्ट में अगर अचानक से भी ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो अपने आप आपका दिमाग चलेगा कि इसे हम किस तरीके से अटेंड करें, क्योंकि आपने जो साल 1.5 साल तक जितने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है उसमें हर तरीके के सवाल हर तरीके की परिस्थिति से होके गुजरते हैं। तो अपने आप हाथ और दिमाग, हाथों से पहले दिमाग चल जाता है लगभग 5-10 सेकंड में कि किस तरीके से इसे अटेंड करें। तो उसमें सारे फैक्ट्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें याद कितना है। अगर चीज़ें याद है
तो हम उसे उसमें अरेंज कर पाते हैं 8-10 लाइन में। अदरवाइज याद नहीं है तो शुरुआत से बस वो बिना दिमाग लिखे हम लिखना शुरू कर देते हैं। 4-5 लाइन भरने के बाद फिर दिमाग में आता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हमने नहीं लिखे, या शुरुआत यहाँ से करनी थी, यहाँ से नहीं करनी थी। तो ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए तो उसमें आप सांडे बना के बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उसमें डेट लिख दी, फिर प्रधानमंत्री लिख दिए, किसने नामकरण किया वो कर दिया, तो उसमें सारी चीज़ें आ गई, बहुत कम जगह में आ गई। तो ये एक प्रेजेंटेशन का रूप हो गया। और दूसरा, अगर कोई विश्लेषणात्मक सवाल आ जाए कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका रही एकीकरण में उसका विश्लेषण कीजिए, या एथिक्स में कोई ऐसा सवाल आ गया 10 नंबर का, सिविल सेवक के अंदर जो मूलभूत आचरण के जो भी है, आप नो सोहेल वगैरह पढ़ेंगे, जो उसके मूलभूत मूल्य है उसका क्या क्या योगदान रह सकता है, किस तरीके से वो पर्सनालिटी डेवलप करता है, या सुशासन को किस प्रकार स्थापित कर सकता है, इस तरीके का सवाल आ जाए तो उसमें आप बिल्कुल सांडे नहीं बना सकते। उसमें एक एक को लेकर आपको थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा, उसका पॉजिटिव लिखना पड़ेगा और आगे क्या कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन, मैं समझता हूँ प्रेजेंटेशन का बस इतना ही रहता है कि आप किस तरीके से बात को डिलीवर कर रहे हो। उसमें आकृति बनाने के ऊपर जोर नहीं देना। अगर आकृति बनाने की जरूरत महसूस हो, फ्लो चार्ट्स की हो, डायग्राम की हो, जैसे ज्योग्राफी में डायग्राम की जरूरत रहती है, कहीं पे हमें मैप वगैरह बनाना हो, तो खुद को रोकना नहीं है, लेकिन बस ये सोच के नहीं चलना कि कोई भी सवाल आ गया तो बस इसमें हम बना दें फ्लो चार्ट, और बिना फालतू का उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये कि जो आजकल मेरे साथ में भी अभी जैसे मैसेज वगैरह आते हैं, या साथ वाले लड़के भी बता रहे हैं कि जो नोट्स है वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहे। आपने भी सुना ही होगा, जैसे नया नया आपके बैच स्टार्ट हुआ है अभी 2-3 वैकेंसी से, तो ये बात फैक्ट है कि नोट्स पढ़ के सिलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद को मानता हूँ। मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, और दूसरी भी जितनी भी बुक्स आती है वो कोई नहीं पढ़ी, क्योंकि देखिए एक बार सारी समरी जो हमारे नोट्स के अंदर आ गई है, फिर अगर जैसे कोई किसी के हम सुन के या खुद के अंदर सो मोटो से भी हम पढ़े वो किताबें, तो बस उसका इतना रोल रह सकता है कि खुद पे गर्व महसूस करने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि चलो भाई मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर अंडरलाइन कर दिया, ये स्पेक्ट्रम को मैंने 2-3 बार पढ़ ली। लेकिन चीज़ें वही है जो आप उसमें पढ़ रहे हो, शाम को वापस नोट्स में पढ़ रहे हो। तो एक ही चीज़ को 2 बार अलग अलग या 2-3 तरीके से पढ़े, उससे ज़्यादा ये अच्छा रहेगा कि आप एक ही जगह से पढ़े। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ पे आप आए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, नोट्स आप खुद के हाथों से बना रहे हैं, उस पर विश्वास डे 1 से लेके सिलेक्शन तक अगर बना रहेगा तो बीच में पढ़ाई डगमग नहीं होती। वरना बहुत सारी चीज़ें, हर बार जो रिजल्ट आता है, हर बार पेपर आता है, उसके बाद अंदर से 10 चीज़ें निकल के चलती है कि यार इसमें से नहीं आ रहा, इसमें से नहीं आ रहा, क्या करेंगे। तो वो हमें महसूस नहीं होता, वो महसूस होता है जिसका रिजल्ट आया, जिसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, वो ये महसूस कर पाते हैं कि भाई मैंने नोट्स पढ़े तो उसमें से मुझे कितना फ़ायदा रहा। तो अभी साथ में भी जैसे हम वहाँ पे बैठे थे तो 2-3 टॉपर्स और आए थे, तो सबकी एक ही बात थी कि भाई नोट्स से सारी चीज़ें हो रही है, तो बिल्कुल भी इसमें आपका विश्वास आप डगमग ना करें कि कुछ होगा या नहीं होगा। और अभी जैसे आपके लेटेस्ट नोट्स है वो उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो नया नया पैटर्न एग्जाम का जा रहा है, थोड़ा डीप पूछ रहे हैं, थोड़ा विश्लेषणात्मक वगैरह पूछ रहे हैं, तो उस तरीके से आपको नए नए फैक्ट्स उसमें जोड़ के बता रहे, थोड़े मोटे भी हो गए। जैसे हमारे समय जो 6 छोटे सब्जेक्ट्स थे उनका काफ़ी पतली बुक्स वगैरह थी, नोट्स उनके काफ़ी पतले थे। और इस बार जैसे 2024 वाली वैकेंसी का भी मैंने मेंस दिया, तो मैंने नए नोट्स और मंगवाए थे ताकि वैल्यू एडिशन वगैरह कर सके। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो डीप और जिस तरीके से पेपर आया है उस तरीके से आपका प्रॉपर मॉडिफिकेशन करके वापस से नहीं निकाल रहे। और आपके तो वैसे भी नया बैच है, तो सारी चीज़ें एकदम लेटेस्ट आपके पास आ रही है। तो आप बस लास्ट तक ये विश्वास रखें कि जो पढ़ रहे हैं वो यही अल्टीमेट चीज़ है, इसके आगे कुछ हमें जाने की जरूरत नहीं। और कुछ भी अगर इस तरीके का डाउट हो, जैसे कोई टॉपिक्स आपको नया मिल गया, कोई टॉपिक वगैरह नया मिल गया कहीं दूसरी जगह से कि ये वाला हमें कवर नहीं हुआ, तो आप वो पढ़ने से पहले एक बार सर से बात करें कि ये चीज़ें है, ज़रूरी है भी या नहीं। क्योंकि 90% चीज़ें अगर कवर करके हमारा काम हो रहा है, तो 10% चीज़ें जिनके लिए इसकी तुलना में 2-3 गुनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। और वो जब पढ़ते हैं दूसरी चीज़ें, इसमें ये महसूस होता है कि जो हमारे पास है मैटर, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे उसमें आपको मज़ा आएगा और गर्व महसूस होगा कि हम दूसरों से आगे जा रहे हैं। एक सवाल हम दूसरों से 10 सवाल ज़्यादा सही करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा होगा नहीं। उसमें से एक सवाल भी आए उसकी गारंटी नहीं है। तो हमें बस ये जो 90% चीज़ें, और मुझे तो लगता है अब जो नए नोट्स आ रहे हैं उसमें तो 99% चीज़ें सारी कवर होके आ रही है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बस इसमें आप विश्वास रख के बैठे और बस इन्हें रटने की कोशिश करें। समझने का काम तो यहाँ पे सर करवा देते हैं। आप क्लास ले रहे हो तो आप उन सब लोगों से आगे हो जो सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं। सिर्फ नोट्स पढ़ने से ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें खुद के बेस पे समझ में आती है, बहुत सारे खुद के हिसाब से समझ लेते हैं, भले ही वो उसका मतलब वो निकल रहा नहीं हो, और फिर रटने की कोशिश करते हैं। तो जो सर समझाते हैं उसमें याद करने की भी जो क्षमता होती है वो दुगुनी हो जाती है।
और अगर समझी हुई हो तो जैसे इस बार मेंस में वगैरह सवाल आ रहे हैं और प्री में भी अभी तो ऐसे ही आ रहे हैं, पूरे कथन कथन दे रहे हैं, अगर वो समझा हुआ है तो हम उसे आराम से कर पाएंगे। अदरवाइज जो पहले था कि सवाल पूछ लिया और 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कोई भी एक टिक करना है, तो वो अभी ऐसा नहीं है। तो आप जो समझते समझते जो याद कर रहे हो, तो आप दूसरों से उन सबसे आगे हैं जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर खैर इंटरव्यू की तो बात काफ़ी बाद में होती है, लेकिन यही है कि इंटरव्यू की भी कोई अलग तैयारी नहीं होती। इंटरव्यू की तैयारी होती है जो मेंस की तैयारी है। हमारे जो था 2023 वाला इंटरव्यू और 2024 वाला जो मेंस है, दोनों साथ में चल रहे थे, तो मैंने इंटरव्यू की कोई भी अलग से तैयारी नहीं की, सिर्फ मेंस की तैयारी करता रहा। क्योंकि इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछते हैं जो हम मेंस में पढ़ रहे हैं। उनके पास अगर आगे सिलेबस भी हो सकता है पढ़ा हो, साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस बैकग्राउंड से भी लगभग लगभग उन चीज़ों के आसपास रहता है जो आपके मेंस के अंदर साइंस में है। जैसे ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड मुझे सवाल पूछे, तो बस इंटरव्यू में भी सर ने वही पूछे थे, जैन मंदिरों के नाम बता दो, या जो होता है ना पश्चिमी राजस्थान में देवियों के नाम बता दो। ज्योग्राफी में तो रामसर साइट के बारे में वगैरह पूछ लिया, कौन सी नई जोड़ी है, कौन सी है, कौन सी पीक्स वगैरह है जैसे माउंटेन की वगैरह। तो सारी चीज़ें आप मेंस में पढ़ते हो, तो इंटरव्यू की तैयारी वही है जो मेंस में। मेंस देने के बाद दूसरे दिन से ही आपको वापस अगली मेंस की तैयारी करनी है। जब तक हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते। तो मेंस जिस दिन दे दिया, उसके बाद वापस से अगले मेंस की तैयारी करें। और आपका बैच अगर उस समय कंप्लीट हो गया हो तो तुरंत जो 10-15 दिन के अंदर ही शायद नई टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है, तो आप पुनः वापस से टेस्ट सीरीज लें और मेंस की तैयारी करें। ये बात नहीं करने की अब हम इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं, हॉबी में पूरे पूरे दिन हॉबी लेके बैठ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि हॉबी पूछते भी नहीं है। जैसे मेरी हॉबी थी राजस्थानी साफा बांधना, लेकिन मुझे हॉबी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं पूछा। तो अगर बहुत ऐसी हॉबी ले ले, वास्तव में तो हॉबी होती नहीं है, बस वो इंटरव्यू के लिए हम तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें फिर बहुत जटिल चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। तो उसमें ये दिक्कत रह जाती है कि मेंस का जो सिलेबस है उससे हम दूर हो जाते हैं। बस हॉबी या करंट और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, और ये जो कोर चीज़ें होती है वो छूट जाती है। इंटरव्यू में भी वही पूछते हैं और अगले मेंस और अगले प्री में भी यही चीज़ें सामने आने वाली होती है। और अभी जैसे भर्ती भी वगैरह पैरेलल चल रही है, तो आपको अगले इंटरव्यू से पहले हो सकता है प्री देने का मौका मिले, तो मेंस देने के तुरंत बाद आप वापस मेंस की तैयारी करें, नोट्स ही पढ़ें। और मेंस और प्री की तो तैयारी अब साथ में ही चलती है। जो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वगैरह है वो रहता है, बाकी जो कोर्स सब्जेक्ट 4-5 है आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, ये तो साथ में ही चलता है। और दूसरा जैसे मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें, प्री का तो बेसिक हो गया कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि कौन से टॉपिक से कितने सवाल ले और कितने ना ले वो अभी कोई तय नहीं रहता। तो सारी चीज़ें आप पढ़ें। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि कोई चीज़ें हमें ज़्यादा याद है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी नए सिरे से तैयारी शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं, तो सब जने लगभग हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री सबकी मजबूत हो जाती है, और हिस्ट्री में समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि सिलेबस हिस्ट्री का बड़ा रहता है। तो आप ये कर सकते हैं कि पिछली बार मैंने हिस्ट्री यहाँ से शुरू की थी, तो इस बार मैं पॉलिटी से शुरू कर दूँ या इस तरीके से शुरू कर दूँ। और हम ये सबके लिए अलग अलग रहता है कि किसके कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है, कौन सा नहीं है। तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है उसे आप स्ट्रेटेजी बना के ऐसा कर सकते हैं, चलो इसे मैं सिर्फ दूसरों से एक बार कम पढ़ लूँगा या लास्ट टाइम में पढ़ लूँगा, तो इसमें से जो बेसिक सवाल आएंगे वो तो हो जाएंगे। लेकिन कोशिश यही करनी है कि कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप छोड़ते हो उसमें से ही बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाता है। ये तो प्री का हो गया। और मेंस की स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहले तो ऐसा रहता था कि जो बड़े सब्जेक्ट्स है, ये हिस्ट्री से लेके जितने भी हो गए, उनमें जैसे कम ध्यान दे दो, और छोटे सब्जेक्ट्स जो है आपके पहले और तीसरे पेपर के जो थर्ड पार्ट है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट वगैरह सारे, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, और फोर्थ पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि छोटे सब्जेक्ट है उसमें भी कोई सवाल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते या उन्हें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेंस की स्ट्रेटेजी अब बिल्कुल प्री के जैसे शायद बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा। फोर्थ पेपर तो पूरा अलग है, उसे तो आपको डे 1 से ही बिल्कुल उसमें रटने का ही है, और जैसे सर आके रटने वाली चीज़ों को भी समझा के बता के जा रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदा कर रहा है। तो और जो पहले के 3 पेपर है उसमें भी आप बिल्कुल ऐसा करें नहीं, भेदभाव किसी भी सब्जेक्ट के साथ ना करें कि छोटे वाले सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ लिए और बड़े वालों को हम कम ध्यान दे रहे हैं। मेंस में सबसे बड़ी रिस्क ये रहती है, 2021 वाले पेपर भी जैसे मेरे साथ वालों ने दिए थे, और 23 वाला भी मैंने महसूस किया, अगर आप किसी सब्जेक्ट की एक लाइन भी छोड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वो आपको 10 नंबर में पूरा सवाल दिख जाएगा, अगर आपने एक टॉपिक भी छोड़ा हुआ है तो। और प्री में तो ऐसा रहता है कि एक आध टॉपिक छोड़ा तो 1-2 सवाल आ गए, उसमें से 2-3 नंबर का आपके नुकसान हो गया। मेंस में ऐसा है कि अगर एक टॉपिक में से भी कोई 10 नंबर का सवाल आ गया और आप उसे नहीं कर पाए, अगर आपने बहुत अच्छे से किया होता तो आराम से आपके 6-7 नंबर या 5-6 नंबर आ जाते।
तो दूसरों से आप जिन्होंने वो किया उनसे 5-6 नंबर आप सीधे सीधे पीछे चले गए, और प्री में तो बस क्वालिफाइंग होता है, मेंस में ऐसा है कि 5-6 नंबर का मतलब 50-60-70 रैंक तक आप आगे पीछे हो जाते हो। तो उससे आपका कैडर भी चेंज हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा फील कर देता है। तो मेंस में आप कोई भी छोड़े ना, अगर छोटे से छोटा टॉपिक है, जैसे हमारे समय आया था राज्यसभा निर्वाचन का जो प्रोसेस था, मेंस पोस्टपोन हुई थी, तो जिस समय पोस्टपोन हुई थी उस समय ये चल रहा था, उस समय निर्वाचन वगैरह हुए थे सांसद, माननीय सांसद के वगैरह। तो उस समय जो हमारे स्प्रिंग बोर्ड की चैनल पे करंट में वगैरह सारे टॉपिक्स आते रहते हैं जो नए चल रहे हैं, वो उस समय मैंने पढ़ लिया था, जबकि उसके अलावा कहीं और पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो वो हमें 10 नंबर में सीधा सवाल दिख गया, और वो उस समय पढ़ा हुआ था, तो उसमें बेसिक बेसिक सारी जानकारी थी। राष्ट्रपति जैसे ही होता है, लेकिन अगर हमने पढ़ा हुआ नहीं है तो ये पता नहीं है कि वो राष्ट्रपति महोदय के जैसा होता है। पढ़ा हुआ है तो बस वो थोड़ी सी प्रोसेस भी दिमाग में रहती है तो हम उसे अटेंड कर पाते हैं। तो ऐसे सवाल आपको सीधे 10 नंबर में दिख जाएंगे। जो तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो हम जानबूझ के चीज़ें छोड़ रहे हैं, गलती से छूट रही है या प्लानिंग के हिसाब से चलो ये वाली छूट गई तो छूट गई, वो दिक्कत बात नहीं है। लेकिन जो जानबूझ के आप अगर कोई चीज़ छोड़ रहे हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो मेंस में आप बिल्कुल हर टॉपिक को पूरा सीरियस लें, और फोर्थ पेपर को तो डे 1 से ही हिंदी इंग्लिश को 1-1 घंटा आप देना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। नहीं दे पाते हैं शुरुआत से, और वो जो आदत पड़ जाती है कि नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उसमें शुद्ध रूप से रटने का काम होता है, तो उसमें मन नहीं लगता है, कोई समझने का तो है नहीं। लेकिन वो फिर लास्ट टाइम तक आदत नहीं बन पाती, और लास्ट में 3-4 महीने जब रहते हैं, जो प्री का एग्जाम आ जाता है, तब तो वैसे भी वो छोड़नी पड़ती है। तो अगर अभी से आप हिंदी इंग्लिश को साथ में लेके चलेंगे तो फोर्थ पेपर इस बार भी जैसे 2024 वाला था, हम चारों पेपर को अगर बात करें तो 3 पेपर में तो चलो मान लिया कुछ सवाल नोट्स से बाहर भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो नोट्स के अंदर से लेकिन हम कर नहीं पा रहे। फोर्थ पेपर का तो एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है, संधि आनी है तो आएगी, पर्यायवाची आएंगे, इंग्लिश में तो जो ऐसे है, एलोबरेशन है, या जो भी है वो सारी चीज़ें आएगी। उसमें तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ होता नहीं है। उसमें जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपको दूसरों से आगे लेके जाएगी। उसमें आउट ऑफ सिलेबस का या आउट ऑफ नोट्स का कोई फैक्टर ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी है, जो ये वाली जो बातें होती है कि नोट्स के बाहर से आ गया उसे कैसे अटेंड करे, या नोट्स के अंदर से भी कोई बहुत ज़्यादा डीप आ गया उसको ऐसे कैसे अटेंड करे, तो फोर्थ पेपर में वो कोई गुंजाइश नहीं रहती है, शुद्ध रूप से प्रैक्टिस का है। और हाँ, फोर्थ पेपर में सबसे बड़ी बात सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, उसमें अगर आपके हाथ चल रहे हैं साथ के साथ तो एग्जाम में चलेंगे, वरना पूरे टाइम में हो भी नहीं पाता है बहुत सारे लोगों के। जैसे आपके अंदर से इंग्लिश मीडियम के कितने हैं? हाँ, तो इंग्लिश मीडियम में सबसे बड़ी हिंदी वालों को ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले फायदे में, इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं ये लोग। और लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को ये दिक्कत रहती है कि हिंदी का निबंध छूट जाता है, और हिंदी के निबंध की प्रैक्टिस भी डे 1 से आप में से कोई शायद नहीं कर रहा होगा, मन ही नहीं होता, या कोई कर रहा है, कोई है? आंसर फोर्थ पेपर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप में से कौन कौन कर रहा है अभी? जैसे टॉपिक वाइज पूरा पूरा पेपर नहीं हो पा रही। हाँ, तो ये फिर आदत बन जाती है कि लास्ट तक बस हम पढ़ते रहते हैं, और आंसर राइटिंग फोर्थ पेपर की नहीं हो पाती। हिंदी वालों को ये करना है कि आप हिंदी तो भले ही करो ना करो, इंग्लिश के रोज का या 7 दिन का 1-2 दिन आप ऐसे फिक्स कर दीजिए कि मैं एक ऐसे लिखूंगा जो लिखूंगा। इलेबोरेशन आपके पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, सिलेबस है, और रस्तोगी वगैरह आप पढ़ रहे हो, उसमें बहुत सारे सवाल है। ये नियम बना लीजिए, जैसे सोमवार मंगलवार या कोई भी सोमवार बुधवार, इस तरीके से 2 दिन तय करिए, इसमें मैं लिखूंगा जो लिखूंगा। इंग्लिश जब तक लिखोगे नहीं तब तक एग्जाम में हाथ नहीं चलते, और लास्ट में जब एग्जाम आ जाता है तो प्री के बाद में, प्री और मेंस के बीच का जो समय होता है उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती कुछ करने की। उसमें तो बस ऐसा है कि ठीक है आप अटेंड करके आ जाओगे या पेपर पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बन पाती है। तो अभी जो आप करेंगे, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, मैं हिंदी मीडियम का था तो मैंने डे 1 से इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में स्पेलिंग की गड़बड़ होती, लिखना नहीं आता, सेंटेंस नहीं बन पाते, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन धीरे धीरे फ्लो आता। बस हम जो सोच रहे हैं वो अगर डिलीवर कर दिया उतना बहुत है। बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिखेंगे नहीं तो फिर करनी, मन में बहुत अच्छा सोच लेंगे कि चलो इंग्लिश का ये ऐसे आ गया, ये टॉपिक है, इसके अंदर मैं ये लिखूंगा, लेकिन सोच रहे तो सारा हिंदी में, पेपर को तो उसमें इंग्लिश में लिखना है, तो वो इंग्लिश आपके हाथ में से निकलेगी नहीं। और सेम ऐसा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए निबंध सबके छूटेगा। जितने जितने इंग्लिश मीडियम वालों से मैंने बात भी किया, मेरे साथी भी है कुछ और कुछ सेलेक्ट भी हुए, तो उन्होंने भी यही बात महसूस किया कि अगर हिंदी में लिखने की आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो 101% वो छूटेगा। और अगर निबंध का ऐसा है कि कोई 13-14 नंबर ला रहा है, 3 पेज का या हम 3.5 पेज 4 पेज का लिख रहे हैं, वो 13-14 नंबर लाएगा। और अगर आपके लिख ही नहीं पाए, क्योंकि हिंदी में इतने ज़्यादा बोल तो देते हैं लेकिन वो लिखने के वो शब्दों की कमांड फिर नहीं रह पाती अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो 4, 5, 6, 7 नंबर आएंगे तो वो 6-7 नंबर आप कवर नहीं कर पाओगे किसी और जगह।
तो डे वन से आप फोर्थ पेपर की तो लिखने का स्टार्ट कर लिए। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी का भी लिखना है और इंग्लिश का भी लिखना है, और इंग्लिश मीडियम वालों के भी दोनों है, क्योंकि खुद की जो है लैंग्वेज, जो उसमें हम सोचने में बोलने में बहुत ज़्यादा कमांड कर सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया। तो शुरुआत से जो लिखने की हम प्रैक्टिस करेंगे, तीन पेपरों की अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगी, क्योंकि वो तो आपको खुद के लैंग्वेज में ही लिखना, और नोट्स में जो पढ़ा हुआ है सीधा आगे हल्दी घाटी युद्ध का विश्लेषण कीजिए या कुछ भी ऐसा, तो आपको सीधा जो पढ़ा हुआ है रिकॉल करके फैक्ट्स इकट्ठे करके उसको समराइज करके लिखना ही है। लेकिन फोर्थ पेपर में ऐसा नहीं है। फोर्थ पेपर में आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो सोचना, लिखना और प्रोडक्टिव लिखना, इन तीनों चीज़ों को अगर कम समय में करना है तो आपको डे वन से राइटिंग प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है। और फिर अगर आंसर राइटिंग की अगर शॉर्ट में बात करें तो जैसा बेसिक फॉर्मेट हम सोचते हैं कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन ले ले, बीच में मेन बॉडी लिख दे, लास्ट में कंक्लूजन कर ले। तो 10 नंबर के सवाल में ये कर सकते हैं। 2 नंबर में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती। 2 नंबर के सवाल भी ऐसे ही आते हैं कि बिल्कुल इस बारे में लिख दो। तो हम अगर उसमें क्या इंट्रो लिखे और क्या कंक्लूजन लिखे, उसमें तो सीधा जो पूछा है फैक्ट आप लिख दो। और ऐसा है कि अगर सीधा पूछा है, फॉर एग्जांपल कोई भी इस क्रांति के जनक कौन थे या इसका नामकरण किसने किया, तो आप सीधा एक शब्द में उसका नाम लिखो। आगे कोई EJRM लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा उसका नाम लिख के आप आगे चलो। बिल्कुल जो बेसिक फैक्ट है उसमें वो आप डाल दो 2 नंबर में, आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे 2000 18 की ऐसी कोई कॉपीज मैंने देखी थी, तो उसमें एक सवाल आया था जो सीमांत गांधी जो हम पढ़ते हैं क्रांति में, तो उनके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें एक सवाल था कि उनका क्या नाम है और उनके जो उनका संगठन या जो भी था उसका नाम क्या था। तो 2 कॉपीज मैंने देखी। एक में लिखा हुआ था कि इसमें क्रांति के समय इस समय में ये थे और इनके संगठन का नाम ये था, इन्होंने ये उनके जो भी वो अखबार था वो निकाला हुआ है, वो पूरा लिखा हुआ था। और दूसरी कॉपी में बस उनका नाम डैश करके ये, और संगठन का नाम डैश करके ये, दोनों में 2 नंबर दिए हुए थे। तो नंबर तो दोनों में 2 मिले, लेकिन जिन्होंने पूरी 4 लाइन भरी है, उन्होंने वो जो समय दिया वो कहीं और जगह हम यूज़ कर सकते थे, या फिर किसी और जगह जो समय देना था वो फिर वहाँ पे नहीं दे पाएंगे लास्ट में जाते जाते। तो जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके, अगर सीधी इन्फॉर्मेशन पूछिए तो आप सीधा लिखे, उसमें बिल्कुल भी हमें सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी अगर थोड़ा सा विश्लेषण करने लायक सवाल है तो उसमें फिर कंजूसी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो समय बचाएंगे, जो सीधा फैक्ट लिख के हम समय बचा रहे हैं, वो वहाँ पे काम आ जाएगा। और इंट्रो का ऐसा है कि मैं 5 नंबर के सवाल में भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखता था। सर कमेंट्स तो बहुत डालते थे, इस इंट्रोडक्शन लिख दो और इस तरीके से। फॉर एग्जांपल कोई हमें सवाल आ गया कि कुछ भी सवाल जिसमें सीधा हमें कोर पूछा उसका कि ये जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में ही बता दे। जैसे स्वामी विवेकानंद का जो नव्य वेदांती या कुछ किसी भी तरह का कोई सवाल आ गया, उन्होंने ये इस जो है फैक्टर इसमें क्या योगदान दिया। तो अगर 5 नंबर का सवाल है, हम 2 लाइन इसमें लिख दिया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म यहाँ पे हुआ था, इनकी शिक्षा यहाँ पे हुई थी, ये इनका इंट्रोडक्शन एक तरीके से हो गया, तो उसके यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर सिर्फ आपको, हम जो कहते हैं ना प्रोडक्टिव, लिखा तो सबने, लेकिन प्रोडक्टिव आंसर क्या होता है। तो मैंने ये महसूस किया कि प्रोडक्टिव आंसर वो होगा जो आपने सवाल पूछा है वो सीधा सीधा किस और इशारा कर रहा है। अगर आपने वो चीज़ लिखी है तो उसमें, और नंबर भी आप देखेंगे कॉपीज इस साल की भी आएगी, पिछली बार वाली भी आई है, 2021 वाली 18 वाली भी आप देखेंगे, तो बिल्कुल जो फैक्ट उसके आंसर के उसके रिलेटेड है, वहाँ पे आधा नंबर टिक करके दिया, टिक करके 1/4 दिया, टिक करके 1 दिया, 2 दिया, इस तरीके से नंबर दे रहे हैं। तो जो सवाल पूछा है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, अगर आपने वो सारी चीज़ें डिलीवर की है तो वो बिल्कुल एग्जामिनर जो होंगे वो चीज़ें पिक करके वहाँ पे आपको नंबर देंगे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। और 2021 वाले में तो उन्होंने कमेंट भी डाले हैं। जैसे कोई सवाल पूछ लिया और आपने उससे रिलेटेड नहीं लिखा है, फॉर एग्जांपल जैसे 2021 में एक सवाल आया था IR का कि ये पूर्वी एशिया या शायद दक्षिण एशिया का इस तरीके का कोई भू राजनीतिक यहाँ पे कौन कौन सी समस्या है, और एक कैंडिडेट ने लिख लिया था वो, उसमें वो मिडिल ईस्ट की तरफ चला गया था, आर्मेनिया, अजरबैजान, और वो लिख दिया था। तो उसने पूरा पेज तो भर दिया, लेकिन उसमें बिल्कुल वो राउंड करके उन्होंने कमेंट और डाला है कि ये भाई जो है ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपने लिखा बहुत है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं या एग्जाम में आंसर लिखते हैं, यहाँ पे तो भी दिमाग शांत रहता है, वहाँ पे एक दबाव रहता है। तो जब हम लिख रहे हैं हमें यही महसूस होता है कि हम सही लिख रहे हैं। अगर हमें महाराणा प्रताप के बारे में पूछा और फिर भी अगर एक बार दिमाग में पढ़ते वक्त ये लग गया कि कुंभा जी है, और हम पूरा कुंभा जी के बारे में लिख देंगे 10 नंबर में लास्ट तक जाते जाते, और खुश भी इतने होंगे कि बहुत सारे फैक्ट मैंने लिख दिया है। अरब सागर की जो नदी प्रणाली के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आपने बंगाल की खाड़ी का आप शुरुआत से लिखना शुरू कर रहे हो और अंत तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि पूछा अरब सागर का था, आप पूरा लिख के आ जाएंगे, और बाहर आके भी जब किसी से बात होगी तो पता चलेगा कि दूसरा पूछा था और दूसरा लिख दिया।
तो प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे बड़ी चीज़ है, क्या पूछा है और हम लिख क्या रहे हैं। बिल्कुल हम पास की लाइन में भी लिख रहे हैं तो वो नंबर नहीं देंगे। कॉपीज़ भी आप सबसे बड़ा इसका फ़ायदा आप ये पहले के जो टॉपर्स की वगैरह कॉपीज़ जो है, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल भी बन गए, आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे टॉपर्स कॉपीज़ वगैरह करके, बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी है। उनमें बस ये नहीं देखना कि कितने नंबर दिए, जनरली हमारा यही रहता है कि कितने नंबर दिए हम वो देख लेते हैं। आप बस 2-3 कॉपीज साथ में खोल के देखें जो ऊपर के है, या टॉप 200 की कर सकते हैं या टॉप 150 की, आप ये देखें कि किसमें नंबर कम दिए और एक एक सवाल को आप कंपैरिजन करें। चलो इसके 14 वाले के मैंने ये 7वां सवाल देख रहा हूँ, 20 वाले का देख रहा हूँ, इसको इसमें 10 में से 7 दिए, इसको 10 में से 5 दिए, तो अब आप ये देखें कि 5 दिए या 2 नंबर दिए, तो इसमें कमी क्या है। बिल्कुल वो लीक से बिल्कुल पास की चीज़ें भी लिखी हुई है तो उसमें आपको नंबर नहीं दिए गए। तो सबसे यही है कि जो पूछा आप बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से, और घुमाने की कोशिश नहीं करनी है, सीधे फैक्ट्स आप लिखे डिलीवर करें और सीधा उन फैक्ट्स पे आपको नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये रह सकती है 10 नंबर के सवाल के लिए, और 5 में भी अगर आप उसे अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा, जो मैंने किया। एग्जाम में जैसे पेपर आ गया तो पेपर शुरू करने से पहले या हर 10 नंबर के सवाल से पहले जो लगभग 10 मिनट, 7 से 10 मिनट हम देते हैं, तो उसमें ऐसा है कि लिखने से पहले आप शुरुआत के 1-2 मिनट में पूरा उसके बारे में सोच के पेंसिल से या पेन से जो भी रफ स्पेस है या उसके ऊपर ही, मैं तो पेंसिल से उस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देता था, बाद में रबर से मिटा देता था। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं दिमाग में वो सारे लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल आ गया 1857 क्रांति के रिलेटेड, कोई महिला क्रांतिकारियों के बारे में आ गया, या कुछ भी ऐसा कि इसमें समाचार पत्रों की बहुत अच्छी भूमिका रही है, इस तरीके से हमें सारा मैटर याद है, सबने वही नोट्स पढ़े हुए। अगर हम सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे तो शुरुआत की 3-4 लाइनें तो हम बिना फालतू की भाषा लिखने में चले जाएंगे कि 1857 क्रांति अब से स्टार्ट हुई, बहुत सारे समाचार पत्रों का बहुत अच्छा योगदान था और इन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाया और वो बढ़ाया, तो ये 3-4 लाइनें बिल्कुल जीरो हो गई, इसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे, कोई फैक्ट कुछ भी नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा अच्छा तरीका मैंने ये महसूस किया ये हो सकता है कि पेंसिल या पेन से आप पहले जो है रफ स्पेस पे आप सारे फैक्ट्स इकट्ठे करें। आप एक बार सोचे शांत दिमाग से, 1 या 2 मिनट लगेंगे, और वो 1-2 मिनट आप पहले दे रहे हो तो बाद में जो आप आंसर लिख रहे हो उसमें 2-3 मिनट बच जाते हैं आपके, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरीके से हम कहते हैं नकल मारना, सारी चीज़ें तो हमने शॉर्ट में लिख दिया वहाँ पे रफ स्पेस में, बस उन्हें देख देख के हमें सीधा आंसर बनाना है। ऐसा समझिए कि नोट्स आपके पास में पड़े और आप उसमें से देख के बस आंसर बना रहे हो। तो जितने भी समाचार पत्र हमारे दिमाग में आते हैं वो एक बार शॉर्ट में लिख दीजिए, फिर हल्का सा आप उसके आगे इशारा करके ये भी लिख सकते हैं कि इसने क्या किया, किसने इसे चलाया, या इसने किस तरीके की खबरें प्रकाशित वगैरह की। तो सारे फैक्ट्स हमारे सामने आ गए। 8-10 समाचार पत्र सोचते हुए तुरंत आपके आंखों के सामने आ जाएंगे, उनमें से जितना भी स्पेस है आप उतना आपके अंदर फैक्ट इकट्ठे करें और उसके बाद में लिखें। उसके 2 फायदे होते हैं, सोचना और लिखना एक साथ नहीं हो पाता। जब हम क्वेश्चन पढ़ के सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत बार ऐसा रहता है कि सोच रहे हैं वो बहुत बार लिख नहीं पाते, और ध्यान बस लिखने में है तो बहुत अच्छा सोच नहीं पाते, बस फालतू की बातें भाषा वगैरह लिख देते हैं, 4-5 अखबारों के नाम, समाचार पत्रों के नाम लिख देंगे और वो पूरा स्पेस तो भर जाएगा, क्योंकि उसमें हम भाषा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो पहले से जो हम फैक्ट्स साइड में इकट्ठे कर देते हैं उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि सोचा हमने पहले 1-2 मिनट में सारी चीज़ें इकट्ठे कर दी, अब काम क्या रहा, बस लिखने का, उसे आप आराम से सुंदर राइटिंग में देख देख के लिखना है। और दूसरा, लिखते समय 2-3 फैक्ट्स और एक्स्ट्रा याद आ जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो 10-12 फैक्ट हमने साथ में इकट्ठे कर लिए तो हम सारी चीज़ें आंखों के सामने हम ये महसूस कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ें पहले लिखे कौन सी बाद में। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, चलो ये वाला समाचार पत्र याद आया तब तो छठे 7वें नंबर पे आया, लेकिन हमें ये पता है कि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो इसे सबसे पहले आंसर में सबसे पहले लिख दिया, तो आंसर में एक फ्लो आ जाता है, फैक्ट आ जाता है और पूरा प्रोडक्टिव आंसर बन जाता है। तो इससे फिर नंबर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर 10 नंबर के सवाल में, और मैं तो कहता हूँ 5 में भी आप कर सकते हो, अगर ये आप करो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी जो क्लास में टेस्ट वगैरह हो रहा है आप उसमें इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखें तो आपको फायदा भी महसूस हो जाएगा और इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सीधा एग्जाम में ये नहीं हो पाएगा, एग्जाम में सीधा हाथ पैर फूल जाएंगे कि अरे यार टाइम बहुत कम है और 1-2 मिनट तो इसी में ले रहा है, जबकि अब जब प्रैक्टिस में आएगा तो आपको पता चलेगा कि 1-2 मिनट यहाँ पे दे रहे हो लेकिन पीछे के 3-4 मिनट बच रहे हैं। तो लास्ट टाइम तक जाते जाते मैं हर पेपर में ऐसा करता और मेरा लगभग हर पेपर 15 मिनट पहले खत्म हो जाता। तो इसमें टाइम देने के बाद भी वो 15 से लगभग 17 मिनट बच रहे हैं। तो इसका यही कारण है कि लिखने में बहुत कम टाइम खराब होता है, सोचने में ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर सोचना और लिखना एक साथ करते हैं तो टाइम भी जा रहा है और प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाते। पहले आप एक साइड फैक्ट लिखे, भले पेंसिल से लिखे, बाद में उसे रबर से मिटा सकते हैं और बाद में उसका पूरा आंसर फॉर्मेट में आप बना के लिखे, तारी चीज़ों को भी क्रम से हम लिख सके, कौन सी बाद में करनी है कौन सी पहले। और रही बात इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की, तो कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन में भी हम फैक्ट से स्टार्ट करें। अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो
अगर कोई चीज़ पूछी हुई है तो बस उसकी परिभाषा ना लिखे, अगर परिभाषा उस परिभाषा के अंदर वो चीज़ें आ रही है जो पूछी हुई है सवाल में, तो आप इंट्रोडक्शन में परिभाषा लिखे, अदरवाइज इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें लिखे जो सवाल में पूछी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर सकते हैं जैसे समाचार पत्रों का उदाहरण ले, 1857 क्रांति या कुछ भी इस तरीके का कि आधुनिकता के जागरण में समाचार पत्रों की क्या योगदान रही, या मिडिल क्लास का क्या योगदान रही, महिलाओं का क्या योगदान रहा। तो समाचार पत्र की परिभाषा नहीं लिख सकते हम, इसमें हम फैक्ट यही लिखना है कि हम 3-4 फैक्ट तो हमने शुरुआत के 1-2 मिनट में सोच के इकट्ठे कर लिया साइड में, बस अब तो लिखना बाकी है। तो इंट्रोडक्शन की 3-4 लाइन में हम ये लिख सकते हैं, 3-4 समाचार पत्रों के नाम लिख के मध्यकाल में या आधुनिक काल में या जो भी हो, जो भी सवाल हो, इसमें ये समाचार पत्रों ने उनके जो भी कार्य क्षेत्र रहा, किसी ने महिला शिक्षा के लिए किया, किसी ने दलित उत्थान के लिए जो भी किया, इन्होंने ये 3-4 समाचार पत्रों ने क्रमशः महिला जागरूकता, दलित उत्थान, बालिका शिक्षा आदि के लिए। तीसरा फैक्ट इसमें क्या डाले, उसका और कौन सा कार्य क्षेत्र है, इसने कौन कौन से क्षेत्रों में काम किया। जैसे कोई उत्तर भारत हो, राजस्थान के अंदर की बात करें तो कोई जैसे विजय सिंह जी पथिक का हो गया, या मेवाड़ रीजन में हो गया, कोई जोधपुर साइड में हो गया, अपने जयपुर साइड में हो गया, तो इन्होंने क्रमशः जोधपुर, मेवाड़, जयपुर या उस समय जो भी रियासतों के नाम चलते थे, इनके अंदर अपना जागरूकता फैलाने का अप्रतिम योगदान दिया है। इंट्रोडक्शन की हमारे जो बात थी वो पूरी हो गई, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमने लिखा क्या, जो आंसर के अंदर चाहिए वो सारे फैक्ट्स आ गए, तो उसमें 3-4 नंबर तो आपको उसी में मिल जाएगा। और ये बात मैंने देखी है, जो आंसर राइटिंग जो अपने कॉपीज वगैरह चेक हो गया आरपीएससी से, कि अगर इंट्रोडक्शन की 3-4 लाइनों में ऐसे फैक्ट्स है तो वहाँ पर ही आधा करके 3-4 नंबर तो दे दिया वहाँ पे, और नीचे के अभी 7-8 लाइन हमारे पास और गुंजाइश है, इसमें हम कितने ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो एग्जामिनर का माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है कि शुरुआत से उसे पूरा बहुत अच्छा नॉलेज है। दूसरा और बहुत अच्छा तरीका जो मैंने लिखते लिखते महसूस किया था कि अगर आपको किसी के जैसे आदत होती है इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है, तो ये रहता है कि इंट्रोडक्शन में लिखेगा यही जो मैंने अभी बताया कि सिर्फ परिभाषा लिख के आ जाते हैं और बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहता, या कुछ दूसरी चीज़ें लिख दी जो वास्तव में उस आंसर का हिस्सा नहीं है। शुरुआत की आप 3 लाइन छोड़ दीजिए जो 10 नंबर का सवाल है, चौथी लाइन से लिखना स्टार्ट कीजिए। फैक्ट्स तो सारे इकट्ठे करने हैं हमें पहले, पेंसिल से वगैरह लिख के जो भी करना है वो तो पहला काम है। दूसरा काम, शुरुआत की आप 3 लाइनें छोड़ सकते, आप अभी से प्रैक्टिस करें तो सारी चीज़ें ये हो पाएगी, और आपको भी लगेगा चलो इसमें मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि हम तो यहाँ पे आके जो कहते हैं जो मैंने सही महसूस किया वो मैं बता रहा हूँ। आपके हिसाब से आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो नेचर है, आप किस तरीके से लिख पाते हो, उसमें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करके खुद पर इंप्लीमेंट करें। तो 3 लाइन जैसे छोड़ दी मैंने, चौथी लाइन से लिखना स्टार्ट किया जो कोर आंसर है जो पूछा हुआ है, सीधा उसमें भाषा बना के अंदर फैक्ट डालता, क्योंकि फैक्ट तो आंखों के सामने साइड में हमने इकट्ठे किए हुए हैं, वो सारा आप लिख दिया, पूरा आंसर हो गया। उसके बाद उस 3 लाइनों में क्या लिखना है, जो नीचे की 7-8 लाइन है उसको एक बार फास्ट में पढ़े, उसके अंदर जो जो चीज़ है बिल्कुल शॉर्ट में कॉमा लगाते हुए शुरुआत की 3 लाइनों में लिख दीजिए। भले ही वही चीज़ है, आगे उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट है, थोड़ा सा शब्द बदल के आप लिख सकते हैं। जैसे नीचे 10-12 अलग अलग समाचार पत्रों के नाम है, क्रांतिकारियों के नाम है, या कुछ भी ज्योग्राफी में नदियों के, या जैसे पूरा अफवाह प्रणाली का आ गया, और तो हमने 10 नंबर में अफवाह प्रणाली पूरा नीचे तो लिख दिया, जिसमें 8-10 नदियों के हमने नाम लिख दिए, कहाँ से निकल रही है, कहाँ से जा रही है, वो सारा लिख दिया। तो शुरुआत की 3 लाइनों में हम क्या लिखेंगे, जैसे अरब सागर की अफवाह प्रणाली या कुछ भी है, तो अरब सागरीय अफवाह प्रणाली में जितने परसेंट है वो परसेंट राजस्थान या भारत का जो भी पूछा है, उसके अंदर ये कॉमा लगाते हुए नदियाँ है जो इन पहाड़ियों से गुजरती है और क्रमशः जाके, या इस जैसे अरब सागर का पूछा है तो चलो उधर ही जाएगी, ये हमने जो नीचे की पूरी इतना बड़ा आंसर लिखा उसकी पूरी समरी हमने 3 लाइन में लिख दी। और अगर पहली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे तो कभी भी इतना प्रोडक्टिव इंट्रोडक्शन असंभव है बनाना, क्योंकि वो शुरुआत यही से हो जाएगी, भारत में अरब सागर अफवाह प्रणाली के अंदर इतना परसेंटेज जो भी है वो कुल अफवाह प्रणाली का इतना प्रतिशत है, और इसके अंदर मुख्य नदियां हैं जो निम्नलिखित प्रकार है। इंट्रोडक्शन सबके दिमाग में लगभग यही आता है, और इस इंट्रोडक्शन का लगभग नंबर 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई इन्फॉर्मेशन तो डिलीवर की नहीं है। तो लास्ट में अगर लिखे शुरुआत की 3 लाइन छोड़ के, तो हमें सोचना तो है नहीं, नीचे की 7-8 लाइनों में जो भी लिखा उसके अंदर से फैक्ट इकट्ठे करके कॉमा लगाते हुए उसको लिख दो। तो शुरुआत की 3-4 लाइनों में आपको 2-3 नंबर तो मिल जाएंगे, बाकी नीचे के 7-8 लाइन है उसके अंदर आप जितना खींच सको उतना संभव हो सके फैक्ट देख के वो आपको नंबर दे देगा। तो ये 10 नंबर के हो गए। 5 नंबर में ऐसा है कि इंट्रोडक्शन आप ना लेके तो भी सीधा चलेगा, क्योंकि 7-8 लाइन होती है, बहुत आराम से भर जाती है और बहुत फास्ट भरती है, उसमें तो पता भी नहीं चलता शुरुआत की 4-5 लाइन कब भर गई, उसके बाद ही दिमाग चलना स्टार्ट होता है। तो 5 नंबर के अंदर भी अगर आप फैक्ट 7 पास में इकट्ठे कर लो तो उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि टाइम जा रहा है, जबकि टाइम जाता नहीं है, वो टाइम लास्ट में बहुत ज़्यादा बच जाता है। और फिर टाइम मैनेजमेंट की बात है, जैसे पेपर में तो ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे होता है,
उसको आप एक एक घंटे में बांट ले। पार्ट 3 वाला है जो पहले और तीसरे पेपर का, वो 15-15 मिनट में मैं करता। मेरा ऐसा रहता है कि जैसे 5 नंबर के 2 नंबर के 5 सवाल है, वो 5 मिनट में ख़त्म करने हैं। 5 नंबर का एक सवाल है, वो एक सवाल 5 मिनट में ख़त्म करता, और 10 नंबर का जो सवाल है वो मैं 10 मिनट में ख़त्म करता। और उससे पहले के 10 से 15 मिनट जो पेपर स्टार्ट होते हैं, वो 10-10 नंबर के जितने भी सवाल है उनके जो फैक्ट्स इकट्ठे करने का होता है, क्योंकि सबसे अच्छा दिमाग शुरुआत में ही चलता है। 1-1.5 घंटे तक आप लगातार लिख रहे हो, और उसके बाद में अगर आप कोई अच्छा सोचने का करें तो ना तो फैक्ट्स याद आते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हम नोट्स वगैरह सोच पाते हैं। तो अगर शुरुआत में आप ये कर लो, चलो 10-10 नंबर के 7 सवाल आते हैं, दूसरे पेपर में ज़्यादा आते हैं, पहले और तीसरे में 7 सवाल आते हैं, तो बस फास्ट में पहले पार्ट का 10 सवाल पहले पे जाओ, देख लो उस पर क्या पूछा हुआ है, बस उसके फैक्ट्स छोटे छोटे बहुत 1 मिनट के अंदर काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। वो लिख दिया, दूसरे सवाल पे आओ, 10 नंबर के बड़े सवाल पे उसके फैक्ट्स लिख दो। पूरा आंसर हम बाद में लिख देंगे, क्योंकि उस समय जो लिखेंगे उसमें नए फैक्ट्स और याद आएंगे। तो ये आप कर लो, क्योंकि सबसे अच्छा दिमाग चलता है शुरुआत के 10-15-20 मिनट में। उसमें जो मसाला इकट्ठा करने का होता है वो आप कर लो, बाद में तो बस एक तरीके से ये है कि नकल मार के लिखना है। पास में सारा मैटर हमने इकट्ठा किया हुआ है, उसे लिख दो और बाद में पेंसिल से मिटा दो लास्ट में। इतना है। तो 5 नंबर के सवाल में भी अगर करो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी टाइम मैनेजमेंट का बस यही है कि 5 नंबर के सवाल को मैं 5 मिनट देता, 10 नंबर के सवाल को 10 मिनट देता, और उससे पहले जो फैक्ट इकट्ठे करने का वो है, वो लगभग 10 से 15 मिनट में मेरे हो जाता। और ये जो 15 मिनट है, ये 15 मिनट जो पार्ट 3 था, जिसके अंदर 3 आते छोटे छोटे सब्जेक्ट, वो 15-15-15 मिनट में हो जाते। उसमें 5 सवाल जो है वो तो 5 मिनट में हो जाते, बाकी 5 नंबर के 2 सवाल है वो 5 और 5 मिनट में हो जाते। एक पार्ट 15 मिनट का, दूसरा 15-45 मिनट का ये, और जो बचे हुए 15 मिनट है वो शुरुआत में हम 15 मिनट उसमें हम दे रहे हैं, जो फैक्ट्स वगैरह इकट्ठा करना है, थोड़ा सोचना है। तो 3 घंटे में पूरा पेपर हो जाता। और ये तो 3 घंटे का पूरी स्ट्रेटेजी हुई जब आपको पूरा पेपर आ रहा है। एग्जाम में पूरा पेपर हमें नहीं आता है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते नोट्स में से, वो तो सारे हम बहुत अच्छे से करेंगे और सभी करेंगे। जो जो इधर उधर के भी आ जाते हैं बहुत सारे सवाल, बिल्कुल ब्लाइंड सवाल जो हम कुछ कर ही नहीं पाते, उनमें ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। वो जो टाइम बच रहा है वो आप दूसरों में दे सकते हो। तो ये जो टाइम बच के आपके आराम से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा पेपर हो जाता है। और फोर्थ पेपर का है, तो फोर्थ पेपर में सबसे बड़ा नियम तो यही लोग रखते हैं कि निबंध सबसे बाद में करते हैं। अभी तो जैसे आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया है, तो लेकिन जब भी आप फोर्थ पेपर करोगे तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों की यही टेंडेंसी रहती है कि निबंध हम बाद में करेंगे। तो पहला नियम तो ये बना लेके कि निबंध बाद में नहीं करना है। निबंध भले ही आप बीच में करो या शुरुआत में करो, वो जो आपकी इच्छा, लेकिन लास्ट में नहीं करना है, क्योंकि निबंध में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं और लास्ट में करते हुए निबंध सबसे ज़्यादा चूकता है लोगों के। बहुत सारे होते हैं, 3-4 पेज का लिखना होता है, मैटर भी बहुत सारा होता है, लेकिन टाइम नहीं होता, तो 1-1.5 पेज में उन्हें निपटाना पड़ता है, तो उसमें 6-7 नंबर का गैप पड़ जाता है। निबंध सबसे लास्ट में नहीं करना। और इंग्लिश वाले हैं तो आपको जैसा सूटेबल लगे पहले आप इंग्लिश का कर लो और बाद में हिंदी का। और हिंदी वाले हैं तो मैं तो ऐसे ही करता कि पहले से स्टार्ट होता हिंदी का। जो जैसे आपने प्रीवियस पेपर वगैरह तो देखे होंगे, पैटर्न तो आपको पता ही होगा क्या रहता है। तो हिंदी में जैसे शुरुआत के 50 नंबर के सवाल होते हैं, जिसमें सीधी बुलियन मार्किंग होती है, 2 में से 2, 5 में से 5, 2 में से 2, जैसे 2-2 नंबर के सवाल आते हैं, संधि पर्यायवाची वगैरह, तो उसमें आपने लिखा है तो पूरे नंबर मिलेंगे, और नहीं लिखा तो आपको 0 ही मिलेगा, वो बात है। और इंग्लिश में भी शुरुआत के जो 10 नंबर और पीछे के 10 नंबर के सवाल है, उसमें वही है। अगर आपने जो है करेक्शन वगैरह सही कर लिया तो आपको 1 में से 1, 2 में से 2 मिलेगा, और नहीं किया तो 0 ही मिलेगा। तो मैं शुरुआत के लगभग 25 मिनट के आसपास ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता कि हिंदी वाला पोर्शन, ये जो 50 नंबर का है, और इंग्लिश वाला पोर्शन, इसको आधे घंटे के अंदर अंदर कवर कर लो। अगर थोड़ा सा भारी आ जाए तो 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाते चलता है। उसके बाद जो बेसिक जो सवाल थे 10-10 नंबर के, उनको 10 मिनट के अंदर करने की कोशिश करता। निबंध को 20 से 25 मिनट, वैसे सोचा तो 20-25 मिनट निबंध को नहीं दिए जाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर एक एक सवाल की हमने माइक्रो प्लानिंग की हुई है कि इसको इतना, और ये बिल्कुल आप बैठ के खुद के हिसाब से करिए। आप देखिए कि 5 नंबर का सवाल है वो मैं कितने समय में कर पा रहा हूँ। अगर मुझे पूरा आ रहा है तो हो सकता है कोई 3-4 मिनट में ही कर रहा है, हो सकता है किसी को 6-7 मिनट भी लग रहे हो, तो उस हिसाब से आप खुद का अंदाजा लगा कर खुद की अलग से आप प्लानिंग कर सकते हो। तो मेरी प्लानिंग ये थी, एवरेज 10 मिनट देता मैं, और कोई बड़ा सवाल है 20 नंबर का वगैरह, जैसे इंग्लिश में पीछे एसेस वगैरह आते हैं कुछ 1-2, तो वो 20 नंबर के होते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम। निबंध बहुत बड़ा है तो उससे 20 से 25 मिनट, और उस निबंध में भी जो 10 नंबर वाले, हिंदी इंग्लिश में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो स्ट्रेटेजी हमने 10 नंबर वाले सवालों में बताई है कि पहले फैक्ट आप इकट्ठा कर ले और बाद में उसे बस अरेंज करके लिखना है। निबंध में वो भले हिंदी का निबंध हो या इंग्लिश का इलेबोरेशन हो, इंग्लिश का ऐसे हो या कुछ भी हो टॉपिक, वो बहुत कारगर साबित होती है। क्योंकि निबंध में भी बहुत बड़ी गलती यही रहती है कि टॉपिक जो पूछा उसके बिल्कुल हम पैरेलल दूसरे
दूसरा आयाम कवर करने लग जाते हैं लास्ट तक, और वो फिर उसमें इतने ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो निबंध का टॉपिक देखिए, पहले तो 3 जो दिए होते हैं उसमें से चूज कौन सा करना है। तो मेरी ये टेंडेंसी रहती, मेरी और जैसे हम 3 भाई बहन थे, तीनों का ग्रुप था, हमने साथ में मिलकर स्ट्रेटेजी बनाई और तैयारी भी करी। तो यही था कि अगर राजस्थान का कोई टॉपिक आ जाए तो सबसे पहले तो आप उसे उठा लो। भले हमारे जैसा आया था, राजस्थान खनिज का शायद टॉपिक आया था, तो वो उठा लिया, क्योंकि खनिज का हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, बस कुछ नहीं करना, वो पूरा रटा हुआ है, उसको ऐसे का ऐसे आपको लिखना है। उससे पहले एक बार राजस्थान का कोई आर्ट कल्चर का कोई टॉपिक आ गया था, उससे पहले राजस्थान के वो शायद कोई पर्यटन का वगैरह आ गया था। तो राजस्थान का लगभग ऐसा देखने में आता है कि हर निबंध में से 3 टॉपिक में से एक राजस्थान का आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उसमें सहज हो तो कोशिश करें कि वो वाला टॉपिक ही उठाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मैटर आपके पास है। वो इंटेलेक्चुअल टॉपिक उठाने की कोशिश शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या देखने में तो लगता है कि भाई एग्जामिनर सोचेंगे कि थोड़ा सा लीक से हटके इसने अच्छा कोई सोशल मीडिया वाला हो गया या बौद्धिकता वाला हो गया, इसने वो वाला टॉपिक उठाया, लेकिन वो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैटर हमारे पास होता नहीं है। पूरे अगर 3-4 पेज भरने हैं तो उसका मैटर जो पूछा है उस आयाम में हमारे पास हो तो आप उसे पिक करें। बाकी अदरवाइज जैसे सिलेबस का कोई टॉपिक मिल जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि आप वही करें, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 लोगों ने आपके आगे वो का वही टॉपिक चूज किया और आप भी अगर वही लिख रहे हो तो नंबर कम मिल जाएंगे। 1% भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आपने जो लिखा है, जिस आयाम में पूछा, अगर आपने वो लिखा है तो आपको पूरे पूरे नंबर उसमें मिल रहे हैं। बिल्कुल वो कंपेरिजन वाली चीज़ तो नहीं होती, ये मैंने महसूस की थी जो जितनी भी पहले कॉपीज वगैरह देखी। तो बस यही है बेसिक और आपको अगर कोई वो आपके अंदर डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। है जी? हाँ, शॉर्ट नोट्स का एक है कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, कितने प्रोडक्टिव रहते हैं वगैरह नहीं। तो शॉर्ट नोट्स का ऐसा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, लेकिन वो कब बना रहे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। जनरली होता है लोगों का एग्जाम आ गया, चलो अब मेन नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा घातक चीज़ है। मेन नोट्स जो है हमने शुरुआत में 10-20 बार पढ़े हुए हैं, 10-20 नहीं तो जितनी भी बार पढ़े हुए हैं, तो नोट्स की पूरी एक इमेज की इमेज हमारी आंखों के सामने रहती है। और एग्जाम के जस्ट पहले आप, इसमें 2 नुकसान होंगे, एक तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो एक तो बनाने में समय जाएगा, पहली बार बनाएंगे, और ये मैं गारंटी दे देता हूँ पहली बार आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये तो सही नहीं बने, बहुत ज़्यादा छोटा लिख दिया, बहुत बड़ा लिख दिया, ये सारी चीज़ें छोड़ दी, दूसरी बार वापस बनाओ, 2-3 बार तो आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में चले जाएंगे। उसके बाद जो शुरुआत में आपने कोर नोट्स 10-20 बार पढ़े हुए, 10-15 बार पढ़े हुए, उसको छोड़ के एग्जाम से जस्ट पहले आप 2-3 बार सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ पाओगे, याद आएगा पुराने वाले नोट्स आंखों के सामने। जब भी आप पढ़ोगे आंसर लिखोगे तो मन में ये हुआ पो रहेगी कि यार शॉर्ट नोट्स बनाए वो तो याद आ रहे नहीं है, याद हो रहे नहीं है पहले वाले यार, फिर आप वापस पुराने वाले नोट्सों पे जाओगे, जब उस पे जाओगे तो दिमाग में ये आएगा कि शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने हो तो एग्जाम से आप इतना पहले बना दो कि आप आराम से उसे इतनी बार पढ़ लो कि वो पूरे कंठस्थ हो जाए। जस्ट एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाना ज़्यादा सही नहीं रहता। ये है, बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो इतना पहले बना लो कि वो पूरे हम कंठस्थ कर पाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल टिप्स बस, तो ऑनलाइन अगर लाइव बैच आपने लिया हुआ है तो साथ के साथ चले। मैंने भी ऑनलाइन मेंस का बैच लिया हुआ था, और ऑनलाइन का ऐसा रहता है कि जब हम जयपुर नहीं आते, स्पेशली मैंने ये महसूस किया, तो हमें जयपुर के यहाँ से माहौल से ये डर लगने लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है, लड़के बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे जब था तो 4th पेपर का मुझे ऐसा लगता है कि लोग इंग्लिश में डे टू डे रोज प्रैक्टिस करके लिख रहे हैं, क्योंकि सर ने ऐसा टारगेट दिया हुआ था रोज हम लिखेंगे। यहाँ पे भी 1-2 लड़के थे तो वो बताते कि रोज क्लास में वगैरह लिखवाते, वो करते हैं। तो जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो इस बात से डरते हैं, और डरते हैं तो फिर उनके, हम कहते हैं ना, मोटिवेशन उनका डबल हो जाता है कि वहाँ पे बैठ के लोग इतना कर रहे हैं तो हम उनसे कम्पीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े, तो वो फिर बहुत बार आगे निकल जाता है। तो आपके लिए यही सबसे हेल्पफुल टिप्स है कि आप ये सोच के चले कि यहाँ पे 100% लोग कर रहे हैं और आप उनसे 200% ज़्यादा करने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि अगर लाइव क्लास आपके चल रही है तो लाइव क्लास के साथ में चले, नोट्स बनाते रहे, और यहाँ पे जो ऑनलाइन कंटेंट है आप लेटेस्ट मंगवाते रहे और उसका वैल्यू एडिशन करते रहे। जैसे 2-3 साल पुराने अगर आपके नोट्स हो गए तो ज़्यादा सही ये रहेगा कि एग्जाम से जस्ट पहले वाले जो लेटेस्ट नोट्स है वो आप मंगा लें और उसमें से जो भी वैल्यू एडिशन है वो आप कर लें, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। करंट को कैसे करें? करंट का ऐसे है कि करंट की अगर 10 मैगजीन अलग अलग है तो सब में मैटर एक जैसा ही रहता है, क्योंकि जो घटना हो रही है, राष्ट्रपति जी का कोई दौरा हुआ है
तो किसी भी मैगजीन में आप लोगे तो वही बात है, ऐसा तो है नहीं कि इस देश में था और दूसरे देश में लिख दिया किसी ने। कोई भी आप एक चीज़ फॉलो करें, अपने कोचिंग के नोट्स अगर आप करंट के करें तो सोने पे सुहागा, क्योंकि ऐसा है कि सारी चीज़ें अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दिमाग में चल रही है तो उसी दृष्टिकोण से वो भी नोट्स बनाए हुए हैं, तो दिमाग में सहज रहता है कि चलो वही राइटिंग हमें देखने को मिलती है, वही सारी चीज़ें अगर सेम सेम देखने को मिलती है तो ज़्यादा सहज रहते हैं। तो करंट के लिए ऐसा है, कोई भी एक चीज़ फॉलो करें, और अगर आप कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 21 ईयर से पहले आर नहीं, 21 साल से पहले आर नहीं दे सकते, 21 साल का होना जरूरी है। और कुछ उसमें कॉपी में नहीं, ऐसा बताते हैं कि जो बॉर्डर के अंदर लिखे वही चेक होता है, लेकिन जैसे हम कॉपीज वगैरह जो वापस ऑनलाइन अपलोड होती है तो उसमें हम देखते हैं कि वो पूरी कॉपी चेक होती है, तो अगर थोड़ा बहुत बाहर भी चला जाए तो इसकी कोई खास दिक्कत नहीं रहती। कोशिश ये करनी कि बॉर्डर के अंदर लिखे, लेकिन अगर बाहर जा रहा है मजबूरी में तो ठीक है, उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना। और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम वहाँ पे टाइम खा रहे हैं जो दूसरे क्वेश्चन में देना पड़ता है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल लिखना, वो पूर्णता आनी तो पहली चीज़ है। अगर है तो ऐसा बाहर चला जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं है, वो देख लेते हैं, वो पूरा पेज स्कैन होता है और उसके अंदर सारी चीज़ें दिख जाती है। तो वो तो अब ठीक है, हम पूरी पूरी लाइन ही बाहर लिख रहे हैं, 2-3 लाइन उसके नीचे हम बाहर लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत लग जाता है, बाकी एक दो अगर वर्ड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया से कैसे दूरी बनाए, आप कितना दूर थे? मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था, पूरा कॉलेज मैंने कीपैड वाले फ़ोन से गुजारा, और RS प्री जब पास हुई तो मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी थी, वो खुद के फ़ोन में ही ले सकते। उस समय ऐसा सिस्टम किया था कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में नहीं ले सकते थे, उस समय मजबूरी में मैंने बड़ा फ़ोन लाया था, स्मार्टफोन। और सोशल मीडिया तो मैंने मेंस के बाद में सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत जुड़ा, उससे पहले तो बस व्हाट्सअप था, उसके अंदर जो PDFs वगैरह आती थी। तो ये तो सोशल मीडिया से ऐसे दूरी बनाए रखे कि सोशल मीडिया अगर देखेंगे तो दूसरे लोग भी हमें देखेंगे जो बहुत, जैसे सोशल मीडिया में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मजे कर रही है और हम बस अकेले दुखी बैठे हुए हैं, तो वो फिर मानसिकता पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। तो सोशल मीडिया देखना ही नहीं है, अगर अकाउंट है तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे है तो आप डीएक्टिवेट कर दे और डिलीट कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि सारी झंझट ही खत्म हो जाए, और नए सिरे से फिर सिलेक्शन के बाद में नया बनाए तो फॉलोवर्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो टॉपर्स की आंसर बुकलेट कहाँ से डाउनलोड करें? तो ये तो क्या आजकल टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स वगैरह बने हुए, आप सीधा सर्च करोगे कि टॉपर्स आंसर शीट वगैरह, तो पूरे पूरे चैनल बने हुए, उसमें पूरा उनके सीरीज वाइज चढ़ाई हुई है और बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेंस की आंसर कॉपी, ये मैं समझ नहीं पाया, मेंस की आंसर कॉपी कैसे? हाँ वही ना, वो मेंस के आंसर, अच्छा पूरा एक ही सवाल है। हाँ तो वो आपको टेलीग्राम पे चैनल्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर उनको फॉलो कर दो, उनमें ज्वाइन हो जाओ। तो पहले की 21 वाली और आई हुई है, 18 वाली भी बहुत सारी चढ़ाई हुई है, और 23 वाली आएगी तो वो भी बहुत सारी वहाँ पे चढ़ा देंगे। तो आपको लेटेस्ट जो चेक करने का ट्रेंड है, देखिए हम कॉपीज देखते हैं ना, जो यहाँ पे जो हमारी कोचिंग में कॉपीज चेक होती है वो तो सिखाने के उद्देश्य से होती है, वो आपको नंबर देने से ज़्यादा वो बताएंगे कि ये चीज़ लिखनी थी, ये नहीं लिखनी थी, इसको पॉइंट में लिखना था या इसको पॉइंट में नहीं लिखना था। वो जब RPSC की चेक हुई हुई कॉपी आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा नंबर देते कैसे हैं, तो नंबर मिल रहे कैसे ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे है। जैसे मैंने देख के ये महसूस किया, हमारे जैसे हमने देखा और ये विश्लेषण किया कि भाई जो जो फैक्ट है वहाँ पे वो बिल्कुल देख देख के टिक लगा रहे हैं, आधा ये फैक्ट दिख गया, यहाँ पे आधा नंबर दे दिया, यहाँ पे 1/4 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, तो हमें पता है कि जो जो फैक्ट है वो काम क्या है, तो हर लाइन में फैक्ट डालने की कोशिश करें। इंट्रो में मैंने 1-2 जगह देखा था कि शुरुआत के 3-4 लाइनों में बहुत ज़्यादा फैक्ट आ गए, तो 3-4 नंबर वहाँ पर ही दे दिए, आधा आधा करके, 1-2 करके। तो ये भी बहुत नई बात देखने से पता चली कि भाई इंट्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव और फैक्चुअल लिख दे कि 2-3 नंबर वहाँ पर ही मिल जाए, तो आगे तो जितने मिलेंगे हम दूसरों से आगे ही जा रहे हैं, वो बात है। तो देख के अगर सिर्फ ये नहीं देखना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अरे यार इसको तो 10 में से 6 दे दिए, इतना अच्छा तो इसने लिखा ही नहीं था, 4 दे दिए इसमें तो ठीक है ऐसे ही दे दिए, फालतू में सही चेक नहीं की, तो वो तो क्या खुद का बस ईगो सेटिस्फाई करने की बात हो जाती है। बस ये देखना है कि 6 दिए तो क्यों दिए, दूसरों से कुछ तो अलग किया होगा इसीलिए दिए। तो बस वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें कि किसी को 10 में से 6 दिए या 5 में से 4 दिए तो इसने अलग क्या कर दिया, और वो तब हो पाएगा जब आप एक समय में एक कॉपी देख रहे हो तो नहीं हो पाएगा, 3-4 को एक साथ स्प्लिट पे चलाएं
और एक एक सवाल को पूरा कंपैरिजन करके चले कि ये पांचवा सवाल इसने ऐसे लिखा और इसने ऐसे लिखा, तो इसको ज़्यादा नंबर दिए, इसको कम दिए, तो फिर इसने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या लिख दिया या किस तरीके से लिखा कि इसको ज़्यादा नंबर दे दिए। तो वो देखते बिल्कुल कंपैरिजन करते ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई थी, इसने थोड़ा सा लीक से हट के लिख दिया इसलिए नंबर नहीं मिले, या इसने बिल्कुल वही चीज़ टारगेट में लिख के लिखी तो इसलिए नंबर मिल गया, तो वो बात है। क्या चीज़? हाँ, रिवीजन का ऐसा है कि मैंने शुरुआत से टेस्ट सीरीज ली हुई थी, तो मैं बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग कर देता था। जैसे फॉर एग्जांपल 7 दिन का टेस्ट होता था तो 6 दिन होता था। 6 दिन के अंदर मैं जनरली ऐसा बनाता था 3-2-1 या 4-2-1, इस तरीके से। कोई बड़ा टॉपिक हो गया तो 4 दिन और 2 दिन, 4 दिन में एक बार रिवीजन, अगले 2 दिन में उसका वापस रिवाइज। कोशिश ये रहती थी 6 दिन में मैं 3 बार उस टॉपिक को रिवाइज कर लूँ और 7वें दिन टेस्ट दे दूँ। फिर टारगेट में ऐसे लेता जैसे 3 दिन में कोई टॉपिक करना है तो 3 दिन के अंदर जैसे 2-3 टॉपिक साथ में चलते। करंट तो नहीं, मेंस के समय तो जैसे हिंदी इंग्लिश का टॉपिक होता, एक छोटा सब्जेक्ट होता और एक बड़ा सब्जेक्ट, तो फिर ये देख लेता बड़ा सब्जेक्ट है उसका टॉपिक कितना बड़ा है, मेरे पास इतने पेज है, 3 दिन में मुझे करना। और मुझे ये भी पता था कि चलो दिन में मैं 2 घंटे इसे दे रहा हूँ या 1 घंटा दे रहा हूँ, तो 3 दिन में मुझे करना है तो पहले दिन कितना पढ़ना पड़ेगा। जैसे 10 पेज का कोई टॉपिक है या फॉर एग्जांपल कुछ भी 2-3 टॉपिक अलग है और 3 दिन है, तो चलो पहले दिन में ये टॉपिक करूंगा, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा। तो इस तरीके की आप माइक्रो और दिन की भी आप कर दो। जैसे मुझे पता है कि किसी सब्जेक्ट को मैं दिन के 3 घंटे दे रहा हूँ, तो मैं 3 घंटे में से हर घंटे में कितना पढूं कि 3 घंटे में वो आज का टॉपिक, आज का टारगेट पूरा हो जाए। तो इस तरीके की अगर प्लानिंग करें तो इसमें ये रहता है कि टॉपिक छूटते नहीं। अदरवाइज क्या करते हैं हम पूरा साथ में लेके चलते हैं कि चलो 15 दिन में मैं पॉलिटी मुझे निपटानी है, तो वो 15 दिन में कभी नहीं होगी। शुरुआत से धीमी शुरुआत होती है और वो 20-25 दिन तक खिंच जाती है। 15 दिन का अगर है तो आप बिल्कुल उसकी कंक्रीट प्लानिंग करें। पॉलिटी का इतने पेजेज है या इतने टॉपिक है, तो 15 दिन में मैंने करने का टारगेट लिया है, दिन का मैं इतना घंटा पॉलिटी को दे रहा हूँ, तो दिन का मैं कितने टॉपिक करूँ। दिन में भी है तो सोने से पहले इतना करो, सोने के बाद में इतना करो, तो जो डेली टारगेट है वो पूरे हो जाएंगे। तो डेली डेली टारगेट पूरे हो रहे तो आप 15 की जगह 14 दिन में पॉलिटी पूरी हो जाएगी। ये तो रिवीजन का ऐसा ही है। 7 दिन का अगर आपने टेस्ट का टारगेट लिया हुआ है तो उसे उससे 2 या 3 बार पढ़ने की कोशिश करो। जैसे क्लास का है रिवीजन का एक और बहुत बढ़िया तरीका मुझे सूर्यवंश सर ने बताया था और मैंने बहुत अच्छे से उसे फॉलो किया, जो डायरी मेंटेन करने वाला होता है। आप जो है व्यवहार में वगैरह पढ़ोगे, हैविंग आस्क का विस्मरण चक्र, इसमें ऐसा होता है कि आज जो बातें पढ़ी है वो कल तक हम 50% भूल जाते हैं और फिर धीरे धीरे जाते जाते 7 दिन बाद, 1 महीने बाद पूरी वो गायब होने लगती है। तो डायरी आप मेंटेन कर सकते हैं, उस जो डेट वाली डायरी होती है। आज जो पढ़ा, रिवीजन सिर्फ उसी के बेस पे करो, उसके आगे फिर जरूरत गुंजाइश रहती नहीं है, वो सारी चीज़ें याद हो जाती है। आज जो पढ़ा आपने उसे कल की डेट में लिखे, जो रिवीजन करना है डेली रिवीजन, वो टॉपिक लिखा। उसके 7 दिन बाद लिखे वीकली रिवीजन में वो टॉपिक लिखा और उसके 1 महीने बाद मंथली रिवीजन में वो टॉपिक लिखा। ऐसे करके रोज का चले। आज जैसे 2 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं या 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं बैच में, तो वो डेली रिवीजन के आपको 3 टॉपिक मिल जाएंगे कल के। 7 दिन बाद वीकली रिवीजन के 3 टॉपिक मिलेंगे और जो मंथली रिवीजन है उसके आपको 3 टॉपिक पहले से तैयार हो गए जब आप उस डेट पे जाओगे, क्योंकि आपने 1 महीने पहले वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। रोज का ये रूटीन रखे जो आपको क्लास में हो रहा है। फिर बस आपको क्या करना है, जैसे 25 तारीख, आज मैंने डायरी में 25 तारीख खोली, आज मुझे क्या पढ़ना है। डेली रिवीजन का आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जो आपने कल लिखा है, उसके नीचे वीकली रिवीजन का वो टॉपिक मिलेगा जो आपने 7 दिन पहले लिखा था और वो एक बार आप पढ़ चुके हो, जो उस समय उसके 1 दिन बाद आपने पढ़ा होगा डेली रिवीजन में। और तीसरा आपको मिलेगा 1 महीने पहले लिखा हुआ मंथली रिवीजन वाला। बस वो 3 चीज़ पढ़ लो आप। इसमें ऐसा रहता है 1 दिन बाद आपने पढ़ी, वो सारी चीज़ें याद रह गई। 7 दिन में थोड़ा थोड़ा भूलते हो, 7वें दिन वापस वो टॉपिक हमारे पास डायरी में आ जाता है कि चलो आज तो ये 7वें जो वीकली रिवीजन वाला है वो पढ़ना है। जो भूल रहे थे वो वापस पीक पे चला गया। 1 महीने बाद धीरे धीरे वो वापस ब्लर होता है, वापस पढ़ लिया। 1 महीने बाद वो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि आगे 3-4 महीनों तक कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और अपन कहते हैं ना बोरिंग चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ये है। ये मैंने किया था एक तो पॉलिटी में किया था, जियोग्राफी में और पबएड में। और वो सारी चीज़ें इतनी कंटेस्ट हो गई थी कि मैं जो 2000 ये जो चॉइस वाली भर्ती का जो प्री था उससे पहले उससे पहले मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी बस एक बार पढ़ के गया था और सारे सवाल जो जो नोट्स में से आए थे वो सारे सही हो गए थे। तो डायरी वाला सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें इसमें क्या रेगुलर नहीं रह पाते। जैसे आप शुरुआत में करोगे 1 महीने तक दोगे, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे उबने लगोगे कि चलो ठीक है ये तो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी पहली चीज़ है। है जी। हाँ तो
लिख सकते हैं इसमें? आज तक तो देखा हुआ ही था, आज लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी का ही कोई टॉपिक ले, जैसे आपके कितने चल रहे हैं, कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं एक दिन के? 3 चल रहे हैं, तो कौन? 4 चल रहे हैं, ठीक है। एक बार तीन तीन का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक पॉलिटी का चल रहा है, ये कौन सा लो? ये ये कौन सा लो? रेड वाला या येलो? वाइट या येलो? हाँ तो देख, एक तो जैसे आपके हो गया। ठीक है। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ब्लैक वाला बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, जैसे ठीक है, एक पॉलिटी का चल रहा है, एक हिस्ट्री का चल रहा है, और एक जैसे ज्योग्राफी आपके चल रही है। ठीक है, तो डायरी का ऐसे कर सकते हैं, एक आपने डायरी ली जिसमें जो डेट वाली आती है ना, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, पूरी उसमें सारी चीज़ें डेट लिखी हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज आज 20 अगस्त है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 20 अगस्त को इसमें हो गया फंडामेंटल राइट्स का जो भी टॉपिक हुआ। आपने आपके नोट्स में आप बना रहे हो पेज नंबर, जैसे पेज नंबर मैंने 3 और 4 किए, इसमें इतना ही होता है एक दिन में, लगभग 1-2 पेज ही होते होंगे फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक, जिसमें आपके नोट्स के पेज नंबर 3 और 4 मैंने लिखे है। हिस्ट्री का हो गया, जैसे कोई भी लोक देवता हो गया या कुछ भी शुरुआत का लोक देवता हो गया, उसमें जैसे आपके हुआ रामदेव जी। और ज्योग्राफी में जैसे हो गया आपके रिवर्स चल रही है, और रिवर्स का आपके हो गया एक बार, जैसे इंडिया का ले तो गंगा रिवर आपके हो गई। ठीक है, ये आपके 3 टॉपिक आज के मिल गए। डायरी में आपको क्या करना है, ये 20 अगस्त में आपके काम हुआ है, 20 अगस्त के एक दिन बाद वाला 21 अगस्त का आप निकालेंगे, उसमें डेली रिवीजन लिख के आपको 3 टॉपिक मिल गए यहाँ पे। पहला टॉपिक तो ये है फंडामेंटल राइट्स, पेज नंबर 3 और 4। दूसरा टॉपिक है ये रामदेव जी वाला, यहाँ पे रामदेव जी लिख दिए, जो भी पेज नंबर है वगैरह वो। और तीसरा टॉपिक आपको मिल गया गंगा रिवर। इसके जस्ट 7 दिन बाद वाला पेज निकालिए आप, 21 के बाद वाला, भले ही जैसे देख लिया हमने 27 वाला। ठीक है, उसमें आपको लिखना वीकली रिवीजन, उसमें ये तीनों टॉपिक आपने लिख दिए, और उसी टाइम आपको 1 महीने बाद वाला निकालना। अब इसके 1 महीने बाद वाला आपकी इच्छा हो तो ठीक है, वरना इसके 1 महीने बाद वाला। तो जैसे 21 अगस्त के बाद 21 सितंबर वाला निकाल दिया, उसमें मंथली रिवीजन वाला आपको करना है, उसमें आपको 3 टॉपिक मिल गए। ये जैसे आज हमने पढ़ा, और ये आज घर पे जाके ये 3 काम करने हैं। फिर कल जो पढ़ेंगे वो कल 21 तारीख होगी तो 22 में लिखना है, उसके 7 दिन बाद वाले में, उसके 7 दिन बाद वाले में, ऐसे ऐसे पूरा चलता रहेगा। अब रोज डायरी निकालने, जैसे आज फॉर एग्जांपल आज 28 अगस्त तारीख है, 28 अगस्त वाला पेज मैं खोलूंगा, उसमें मुझे 3 चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगी डेली रिवीजन, एक मिलेगा वीकली रिवीजन, एक मिलेगा जो महीने वाला रिवीजन है वो। डेली रिवीजन जो जस्ट एक दिन पहले का है, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, वो उसमें 2-3 टॉपिक है वो आप पढ़ लेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि जस्ट एक दिन पहले पढ़ा है। वीकली रिवीजन है, उसके आपको 3 टॉपिक मिल जाएंगे, उसको टाइम इससे कम लगेगा क्योंकि आप तीसरी बार पढ़ रहे हो, पहली बार क्लास में, दूसरी बार जो डेली रिवीजन किया था उसमें, और ये तीसरी बार पढ़ रहे हो तो उसका टाइम कम लगेगा। और तीसरा टॉपिक आपको ये मिलेगा मंथली रिवीजन वाला, ये बहुत फास्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना सारा कैसा पढ़ेंगे, लेकिन जो मंथली रिवीजन वाला है वो इतना फास्ट हो जाता है कि बहुत बार तो ये पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती कि ये तो याद है क्या पढ़े। फंडामेंटल राइट जैसे है इसमें, तो ये तो यार पूरे हाथों पे याद है, उसको क्या पढ़े, तो वो छोड़ना नहीं है, बस एक बार आप आंखों से निकाल दो। तो ये अगर आपने पूरा कर लिया, जैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, जो फाउंडेशन बैच वगैरह होते हैं शुरुआत से हो जाते हैं। अगर आप अभी से ये करते हो तो 1 साल 1.5 साल बाद तक जब आप ख़त्म करोगे तो इतनी चीज़ें आपके दिमाग में कंठस्थ बैठ जाएगी कि आप उसके बाद 6 महीने तक नहीं पढ़ रहे तो भी सारी चीज़ें आपको याद रहेगी।
और ये साइंटिफिक तरीका है, ये बस वो ऐसे बनाया हुआ नहीं है। मतलब आप आगे जाके जो साइकोलॉजी और व्यवहार में वगैरह पढ़ोगे तो एबिंगास का विस्मरण चक्र वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा रहता है कि जो सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है वो समय के साथ ऐसे जाती है। ये आपको ये टाइम जा रहा है और ये जो याद रहने की चीज़ है वो तो बिल्कुल नीचे जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे जो नीचे जा रही है एक दिन बाद उसको जस्ट एक दिन बाद वापस यहाँ पे ला रहे हैं। फिर 7 दिन बाद जो वापस नीचे जा रही है उससे वापस हम 7 दिन बाद बिल्कुल यहाँ पे ला के रख रहे हैं, क्योंकि हम 7 दिन बाद तो हमें पता है क्या पढ़ना है। इसमें आपको सोचने का भी टाइम नहीं लगेगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि आंखों के सामने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल नोट्स में वो निकाल दिया और फास्ट में पढ़ लिया 10-15 मिनट में जितना भी होगा। एक महीने बाद वो वापस थोड़ी थोड़ी धुंधली होंगी, मंथली रिवीजन में आते बिल्कुल यहाँ पे। और ये 3 बार अगर आपने पढ़ लिया, आगे 6 महीने तक देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साइकिल आगे 6 महीने तक चला जाता है और अगले 6 महीने में तो रिवीजन हो ही जाएगा एक दो बार। तो अगर ये आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब धीरे धीरे फिर आप ऊब जाते हो कि यार ये बोरिंग लग रहा है वो लग रहा है। लेकिन अगर आपने कर लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपसे ज़्यादा जो आप नोट्स पढ़ रहे हो आपसे ज़्यादा याद किसी को नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। मैंने 2-3 सब्जेक्ट में ही कर पाया था, सब में नहीं कर पाया, लेकिन जिसमें किया उसमें मैंने महसूस किया है। क्योंकि पबेड का ऐसा था, मेरे पास जो पुराने नोट्स थे पहले मुझे वो याद थे। और जस्ट 2023 के मेंस से 2 महीने पहले, हालांकि मेंस तो पोस्टपोन हो गया था, लेकिन 2 या 2.5 महीने पहले मैंने पबेड के नोट्स बदले। हालांकि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि नोट्स बिल्कुल नहीं बदलने चाहिए, लेकिन वो उस समय थोड़ा लगा कि अरे यार पता नहीं नोट्स सही है या गलत है, तो मैंने नए नोट्स मंगवाए हुए थे, वो मैंने पढ़े। और दिग्विजय सर की जो क्लास ली, जो मेंस का मैंने बैच ज्वाइन किया हुआ था, सिर्फ पबेड को उस समय इस डायरी से किया, और जो लगभग 1 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने के लगभग क्लास चली होगी, और अगले महीने तक जाते जाते ये इस डायरी वाले मेथड से इतनी कंठस्थ याद हो गई कि पबेड में जितने भी नोट्स आए वो मैंने पूरे पूरे फैक्चुअल सारे फैक्ट में लिख के आ गया। तो ये मैंने खुद ने पर्सनली महसूस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। 3 विषय के साथ हिंदी इंग्लिश को कैसे कंटिन्यू करें। हिंदी इंग्लिश का ऐसे कि आप 2 चीज़ें हिंदी इंग्लिश में जनरली लोगों का ऐसा रहता है, हिंदी इंग्लिश में सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को ध्यान देते हैं जो सिर्फ 70 नंबर की है। 50 नंबर की हिंदी ग्रामर और 20 नंबर की देख ले तो इंग्लिश ग्रामर, और पूरे साल तक आप उसी में लगे रहते हैं। 200 नंबर के पेपर में आप सिर्फ 70 नंबर के अंदर लगे रहते हो, उसमें से भले ही आप 40, 50, 60 ला लो, और जो पीछे का जितना भी है जो प्रैक्टिस वाला चीज़ें है उसमें जीरो रहता है। और फिर जैसे हम पहले कहते हैं कि इंग्लिश में 80 में से 20 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, तो जो 20-25 नंबर आ रहे हैं उसमें से हमने प्रैक्टिस तो 0 नंबर की है। प्रैक्टिस तो हम आंसर राइटिंग की हिंदी इंग्लिश की कर नहीं पाते, और 0 नंबर का करने के बाद भी अगर 20-25 नंबर आ रहे हैं तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 80 में से 40 प्लस आने की पूरी संभावना है। तो हिंदी इंग्लिश का ऐसे है कि 1-1 घंटा आप दें, उसमें से आधा घंटा तो बस जो पढ़ने वाली चीज़ है हिंदी की हो गई, जैसे संधि से लेके वो पूरी जितने भी टॉपिक्स है वो हिंदी के 1 घंटे के अंदर आधा घंटा तो आप हिंदी का वो दे दें, और जो आधा घंटा उसमें शुद्ध रूप से लिखने की प्रैक्टिस करें, और उसमें कोई बहानेबाजी नहीं। अगर आप याद करने की चीज़ें एक बार छोड़ रहे हो तो भी चलेगा। दिन का जैसे आज मैंने पल्लवन का सोचा हुआ है, तो पल्लवन का कोई भी टॉपिक राघव प्रकाश से उठाऊंगा और लिखूंगा, बस भले ही वो कितना भी बेकार लिखा जा रहा है, लेकिन लिखना है, पूरा पेज भरना है और उसे वापस देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ें लिखी हुई है। फिर उसका ये विश्लेषण करना है कि मैंने ये सोचा था लेकिन वास्तव में इसमें पूछा ये था, और इसका जो रियल आंसर है ये है, तो आगे से किस तरीके से मैं सोचूं कि जो पूछ रहा है उस दिशा में जाऊं। तो ऐसे आप कभी पल्लवन का टॉपिक ले लिया, कभी संक्षिप्तीकरण का ले लिया। ये हिंदी में आधे घंटे का काम हो गया लिखने का, और आधे घंटा हो गया याद करने का। इंग्लिश में भी ऐसा ही, आधे घंटे तो आप रस्तों में ऐसे या जिसमें भी सर के नोट्स या कोई भी आप याद कर रहे हो, और आधा घंटा शुद्ध रूप से आपको लिखने में डालना है। लिखोगे नहीं तो हाथ नहीं चलेंगे, सीधी सी बात है। ऐसा है। पृष्ठभूमि स्कूल और कॉलेज। स्कूलिंग और कॉलेज मेरे ज़िले से ही हुई थी। आदर्श विद्या मंदिर से मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है, और 11-12 विवेकानंद से, और कॉलेज भी हमारे सिरोही के पीजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सिरोही से हुई थी। कॉलेज के साथ ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी थी। उस समय थोड़ा कोरोना आ गया था, तो कॉलेज के एग्जाम तो हुए नहीं थे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और कॉलेज के बाद में बिल्कुल पहले तो 2021 वाली भर्ती मेरे टारगेट में थी, तो मैंने सोचा तो उसी को कर लूँगा, लेकिन एज नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद से ही जो टेस्ट सीरीज ली हुई थी उसे कंटिन्यू रखा। लगातार 3-4 टेस्ट सीरीज मैंने दी है, एक भी छोड़ी नहीं। भले ही एग्जाम मेरे सामने नहीं था, लेकिन 2023 वाला जब भी आने वाला होगा आएगा, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा रहा कि टेस्ट सीरीज एक खत्म हुई, दूसरी ली, दूसरी खत्म हुई, तीसरी ली, और टेस्ट सारे दिए। तो वो लिखने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि कोई भी ऐसा सवाल भी आ जाए जो कभी पढ़ा हुआ नहीं है, उसे भी हम किस तरीके से अटेंड कर सके, सारी प्रैक्टिस हो जाती है। और जो टाइम मैनेजमेंट का मुझे लगा, जो मैंने इतना अभी मैं बता पाया कि 5 नंबर का सवाल इतने में किया, 10 नंबर का इतने टाइम में किया,
जो फैक्ट्स इकट्ठे करने वाला जो बात हुई, हालांकि वो तो सूर्यकांत सर ने भी बताई थी, और लेकिन तो भी कर नहीं पाते थे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती रही तो ये नई नई चीज़ें जो हम कहते हैं ना नवाचार, आप पेपर में नवाचार करिए तो दूसरों से आगे बढ़ेंगे, तो ये नवाचार होंगे प्रैक्टिस से। अब जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग या स्विमिंग का हम एग्जांपल ले लें या हॉर्स राइडिंग का, तो यहाँ पे आपको कोई भी सर आके बहुत बता देंगे घोड़े को ऐसे चलाना, ऐसे नाल खींचना, इधर करोगे तो पीछे जाएगा, लेकिन जब तक आप ऊपर बैठ के चलाओगे नहीं और 10 बार गिरोगे नहीं, तब तक घोड़ा चलाना या स्विमिंग करना संभव नहीं है। या फिर बहुत बार स्विमिंग का ऐसे सीख लिया, ऐसे हाथ चलाने पैर चलाने, लेकिन जब पानी में जाएंगे तो पहली बार में आप तैर नहीं पाओगे। तो वही बात है, यहाँ पे सर बता रहे वो तो सैद्धांतिक ज्ञान है, आपको खुद को पानी में उतर के या घोड़े पे चढ़ के आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो वो अंदर से नवाचार होंगे खुद के हिसाब से, और वो फिर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे ये, और मेन बात यही है कि आप नोट्स पे विश्वास रखिए। अगर इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ, और हमें हमारे समय में सर लेते थे कि अगर नोट्स में से जो आया है उसे आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया है तो फिर आपसे आगे कोई नहीं जाएगा, इतना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कर दिए जैसे 800 नंबर का पेपर है, उसमें से अगर सिर्फ 400 नंबर का नोट्स में से आया तो मेरिट डिसाइड कर रहा है वो सिर्फ 400 नंबर, पीछे के 400 नंबर आप सोच लीजिए कि पेपर ही 400 का आया था, वो 1% भी लड़के नहीं कर पाते। तो बस वो है कि नोट्स में से आपकी मेरिट डिसाइड हो रही है। और देख लीजिए इस बार थोड़ा सा जैसे कम आया तो मेरिट कितनी नीचे चली गई, तो वो इसलिए नहीं गई कि कॉपी टाइट चेक हो रही है या वो लड़के कमज़ोर हो गए, वो बात नहीं है, मेरिट आपके नोट्स में से ही डिसाइड हो रही है। जितना नोट्स में से उसे आप आराम से कर लीजिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? इंग्लिश के लिए ऐसा है कि मैंने तो रस्तोगी पढ़ी थी, और रस्तोगी पढ़ने से सिर्फ इंग्लिश के 20 नंबर कवर होते हैं, बचे हुए जो 60 नंबर है वो आपको प्रैक्टिस से ही कवर करने पड़ेंगे। रोज का आप लिखेंगे तो हो पाएगा, वरना वो 20 में से नंबर आएंगे जो आएंगे 80 में से, 80 में से जो नंबर आ रहे हैं वो आप ऐसा समझिए कि 20 नंबर में से आप ला रहे हैं, क्योंकि पीछे के 60 नंबर है वो आप प्रैक्टिस नहीं की तो एग्जाम में हाथ नहीं चलेंगे आपके। तो 60 नंबर की तो आपके दिन के आधा घंटा आप लिखने की प्रैक्टिस आदत में डाल दीजिए। जो सब्जेक्ट्स क्लास में कंप्लीट हो गए हैं उनका रिवीजन कैसे करें? अगर ये जो डायरी वाला मेथड आप अपना रहे हैं तो आप रिवीजन इसके अलावा कोई और करने का विचार ही मत कीजिए, इसमें इतना शानदार याद हो जाएगा कि उसकी गुंजाइश ही नहीं रहती। और अगर ये वाला आप नहीं कर पाते, जो क्लास में कंप्लीट हो गया उसका आप ऐसे कर सकते हैं, क्लास के साथ तो आप रिवीजन कर ही रहे, उसके अलावा ये आप कर सकते हैं जैसे सब्जेक्ट हो गया तो कभी जैसे छुट्टियाँ वगैरह आती है, रविवार की छुट्टी हो गई, रविवार की संडे की छुट्टी आप ऐसे ले कि रिवीजन जनरली जितनी बार आप करेंगे तो वो हर बार पिछली बार की तुलना में बहुत फास्ट होता है। तो आप टारगेट में ले सुबह से शाम तक बैठ के जैसे मुझे रिवीजन करना, और रिवीजन में ऐसे अगर आप याद करने की कोशिश ना करें तो भी बस पढ़िए, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम जैसे कोई गाना सुन रहे हैं, तो गाना सुनते हुए हम ये नहीं कहते कि मुझे ये याद करना है, लेकिन सारे गाने पूरे याद हो जाते हैं, क्योंकि बस वो जितनी बार आंखों के आगे से निकलेगा या सुनाई देगा वो सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो नोट्स का आप ऐसे करें, जब भी रिवाइज करें तो बस मैं खोल कर पढ़ रहा हूँ, कंसंट्रेशन पूरा रखें, और बस वो नजर उसके सामने रहे तो वो अपने आप आंखों के सामने इमेज बनती जाएगी, बस बहुत ज़्यादा उसका लोड नहीं लेना। बहुत बार ऐसा रहता है कि जितना ज़्यादा हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं ध्यान उतना ज़्यादा भंग होता है। तो बस आप एक फ्लो में आकर पढ़ना शुरू रखें और इसी तरीके से रिवीजन करें, तो इससे टाइम भी बचेगा। और मल्टीपल रिवीजन इसीलिए हो पाता है, अगर कम टाइम में हम करते हैं, बहुत बार फास्ट बार पढ़ लिया, तो दो तरीके से रिवीजन हो सकता है। एक तो रिवीजन ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर इस तरीके से पढ़ता है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो 1 या 2 बार में काफ़ी अच्छा याद कर लेता है। दूसरे का ऐसा है कि एकाग्रता तो बन नहीं पाती, तो वो बहुत फास्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो कम समय में हो जाता है और ज़्यादा बार हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ें बराबर रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रख दो यहाँ पे। लड़कियों का पटकाव कैसे दूर करें? ये मान के चले कि आप बदसूरत है और कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने तो यही मान के चला था कि कोई गुंजाइश नहीं है, बस अपने जो बेड़ा पार होगा वो पढ़ाई से ही होगा, तो दिक्कत नहीं रहती, और बस ठीक है। बाल बाल बहुत छोटे करवा दे, और तो क्या, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे और उनकी तरफ देखे ना तो ध्यान भंग नहीं होगा, बस इतना ही है। बाकी तो या और ज़्यादा ध्यान भंग हो रहा हो तो आप रक्षाबंधन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, राखी बंधवा लें। ठीक है तो फिर
इसमें मेंस में, मेंस के अभी नंबर बताया नहीं हमें, अभी तक आया नहीं है। जो मेंस में जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके तो उसी टाइम बता देते हैं, और जिनका हो जाता है उनका फिर फाइनल रिजल्ट के बाद में आ जाता है 6-7 दिन में। हर बार इस बार थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर करें पूरा। थैंक यू।